Very, very good morning to all my dear friends. Good morning, please बैठिए please. Hi, please, page number 103. क्वेश्चन नंबर 5 हमने लास्ट क्लास में किया था. कौन सा लेजर डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में? लायबिलिटी. इन टोटल आर 3. लायबिलिटी है, क्रेडिट लेजर है और कैश लेजर है. हर पर्सन जो भी रजिस्टर्ड है जीएसटी में, उसके 3 लेजर मेंटेन होंगे जीएसटी पोर्टल पे, और इन 3 लेजर से सारी अकाउंटिंग हो जाएगी. लायबिलिटी लेजर में एंट्री कहाँ से आती है? जीएसटीआर 1 से. जब हम जीएसटीआर 1 भरेंगे वही फिगर कॉपी पेस्ट होके आ जाएगी लायबिलिटी लेजर में. कब तक भरनी है जीएसटीआर 1? 11 तारीख तक. क्वार्टरली वाले 13 तारीख तक. और जब हम जीएसटीआर 1 भर देंगे तो उसमें कुछ गलती रहेगी तो ठीक कर सकते हैं बाय फाइलिंग जीएसटीआर 1A. तो 1 भरने के बाद ही हमारी डैशबोर्ड पे 1A दिखाई देती है, उससे पहले दिखाई नहीं देती. भरते दिखाई देना शुरू हो जाएगी एंड वी कैन यूज़ इट. और कब तक दिखाई देगी ये? जब तक कि हम 3B नहीं भर देंगे. लेट हो जाएंगे 3B भरने में, वहाँ तक जब तक नहीं भरेंगे तब तक उनसे ठीक करनी है कर लो. जो आपको ठीक करना है कर लो. क्या ठीक कर लो? क्या आपने सप्लाई कोई बताई नहीं, गलती से रखी तो आप बता दो. बताई थी कम, थोड़ा और बताना बता दो. और जो लास्ट में हमने रीड किया था उसमें एक पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया था कि अगर किसी का जीएसटीएन गलत लिखा गया तो वो 1A में ठीक करना अलाउड नहीं है. जो मैंने लास्ट क्लास में रीड किया था ना, उसमें कुछ छोटे मोटे पॉइंट रह गए होंगे तो अभी बताया था मैं आपको. जीएसटीएन किसी का गलत हो गया. जैसे देखो, मैंने इनको सप्लाई किया 50 लाख, गलती से रिपोर्ट कर दिया 40 लाख, तो 10 लाख का टैक्स गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा. गवर्नमेंट का अपना नुकसान है. देना तो मुझे पड़ेगा, बाद में दूंगा विद इंटरेस्ट. मेरा नुकसान है विद इंटरेस्ट. तो उसे क्यों आपका करें, क्यों आप हमारा करो? आप ठीक कर लो इसको. लेकिन मैंने इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वही गलत लिख दिया. तो सर लिख दिया सो लिख दिया, उसको ठीक करके क्या करोगे? ये तो इमीडिएटली आपको पेमेंट करना है 3B में 20 तारीख को. इसने ठीक करवाया, ये तो गलत हो गया. अगली जो जीएसटीआर 1 आएगी उसमें ठीक कर लेना, उसकी क्या जल्दी है? तो जिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है वो ठीक कर लो. अब इनका जीएसटीएन मैंने गलत लिख दिया, तो अभी आप 1A में ठीक करके क्या कर लोगे? वो तो इनकी तो करेक्शन अगले महीने आनी है, ये महीना छोड़ के ही आनी है. तो जल्दी क्या है? तो इसलिए अगर रजिस्ट्रेशन नंबर गलत लिखा गया वो 1A में ठीक नहीं करना. जबकि वो भी ठीक कर लेते तो क्या फ़र्क पड़ता था? अगले महीने की जीएसटीआर 1 में ठीक करेंगे. अगले महीने में कैसे ठीक करेंगे? आप ध्यान करो, जीएसटीआर 1 के कॉलम थे ना अमेंडमेंट वाले, याद आ गया? तो ये जो जीएसटीआर 1 कल हमने रीड किया था, इसके नीचे वही कॉलम दोबारा फिर लिख दिए थे. इसलिए मैंने वो रीड नहीं किए, क्योंकि वो तो हमने पहले ही रीड कर लिए. कौन से कॉलम में क्या करेक्शन करना, देखो एक बार दोबारा निकाल. वो तो ऑलरेडी हमने किए हुए हैं ना, किस कॉलम में क्या करेक्शन करना था. आप पेज नंबर 94 पे आइए. देखो, जीएसटीआर 1A जो सेंटर में पार्ट है यहाँ पे फिनिश हो जाती है. फिर ये जो लिखा है ना, हाउ आर द डिटेल्स, पेज 94 पे सेंटर में देखो बोल्ड करके, हाउ आर द डिटेल्स ऑफ सप्लाई फर्निश्ड प्रायर पीरियड अमेंडेड. ये पार्ट ऑडिट जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था जीएसटीआर 1 का, उसमें कर लिया था. ये जस्ट द्वारा लिखा है कि भाई अगर आपका जीएसटीआर नंबर गलत लिखा गया तो आप नॉर्मल सिस्टम तो है ठीक करने का, उसमें ठीक कर लेना. तो उस नॉर्मल सिस्टम को रिपीट कर दिया. कोई ज़रूरत नहीं है रिपीट करने की, हम तो ऑलरेडी कर चुके हैं. देखो इस बात को दोबारा फिर समझिए. 07AAEPG 1487D 1ZI, ये हमारा नंबर है. 07 इंडिकेट्स कि हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस दिल्ली में है. अगर हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस यूपी में भी है तो उसका रजिस्ट्रेशन अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका आधा टैक्स यूपी को मिलेगा, इसका आधा टैक्स दिल्ली को मिलेगा, आधा तो सेंटर को मिलेगा. कहीं भी चले जाओ. मैंने एक ब्रांच कोचिंग सेंटर यूपी में भी खोल लिया और वहाँ एक स्टूडेंट एडमिशन लेने आया.
तो उसका जीएसटी का आधा हिस्सा यूपी गवर्नमेंट का, आधा सेंटर का, दिल्ली का कुछ नहीं है। तो मैं उसको यूपी के नंबर का जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ से रसीद काट के दूंगा, एंड इट इज़ माई ड्यूटी वो वाला आधा जीएसटी यूपी गवर्नमेंट को दे दूँ। फिर मैंने एक गुड़गांव में भी ब्रांच खोल ली, वहाँ एक स्टूडेंट एडमिशन करवाने आया, उससे जीएसटी लिया तो आधा सेंटर का, आधा हरियाणा का, उसका नंबर बदल जाएगा। हर स्टेट का नंबर अलग है, लेकिन ये मेरा सेम रहेगा। ये मेरा पैन नंबर है, ठीक है, दिस इज अ पैन नंबर। पैन नंबर में ये जो पहले होते हैं, ये तो जैसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना, अल्फ़ाबेट को रिपीट कर करके नंबर बदलते रहते हैं, ये तीन तो यही काम करते हैं। इससे पता लग जाता है पर्सन कौन है, ये इंडिविजुअल है, ये कंपनी है, ये पार्टनरशिप है। इंडिविजुअल के लिए वर्ड पी आता है, पी स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, कंपनी का सी आएगा। ऐसे मतलब इससे पता लग जाता है पर्सन कौन है। जी ए सर नेम का पहला अल्फ़ाबेट होता है, गुप्ता जी। हर किसी के सर नेम का पहला अल्फ़ाबेट ही आएगा, इससे पता लग जाता है कि इसका सर नेम कौन से अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है। ये फिर वही नंबर है, और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताता नहीं है कि ये हमारा सीक्रेट नंबर है, इससे हमने आपकी कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन फीड कर रखी है, डी देखते समझ जाएंगे कौन हो। और ये तीन दिए हमें जीएसटी डिपार्टमेंट ने, और जीएसटी डिपार्टमेंट भी ये नहीं बताता है कि 1ZI का मतलब क्या है। 1ZI का मतलब हम जाने क्या है, कौन से जोन में हो आप, कौन से डिवीज़न में हो आप, कौन से वार्ड में हो आप, क्या करते हो आप, कैसा आपका रिकॉर्ड है, क्या आपकी कहानी है। ये चेक लिस्ट है, चेक नंबर है, चेकसम नंबर, चेकसम नंबर है, इससे हम आपके कंप्यूटर में डाल के देख लेंगे आप कौन हो, ठीक है। अब लेट्स सी कि किसी ने मुझे सप्लाई की और उसने कर दिया AAAPG, AAAPG 2B, किसी और के 2B में जाएगा, मेरे 2B में आएगा ही नहीं, AAA कर दिया। अब वो मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेरे 2B में तो आया ही नहीं। उसने कहा हो आपका तो नंबर ही गलत लिखा गया, लाओ ठीक कर देता हूँ। तो उससे इसकी जल्दी क्या है, इसको 1A में ठीक करके क्या करोगे कि जिस महीने का 1A है उसका जो आगे 2B जा रहा है उसमें तो आएगा ही नहीं, आएगा तो उसके आगे। तो अगले महीने जब GSTR 1 भरोगे आराम से इस नंबर को ठीक कर देना, इंटीमेशन आ जाएगी। उसकी जल्दी क्या है, जो इस महीने का टैक्स आप दोगे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको ठीक कर लो 1A में, तो क्या टैक्स बदल जाएगा, आपका टैक्स उतना ही रहेगा। लेकिन आपने सप्लाई 40 की दिखाई है, 50 कर दिया तो टैक्स बदल जाएगा, 50 की 40 कर दिया टैक्स बदल जाएगा। तो इस तरह के जो एमरजेंसी अमेंडमेंट है, करेक्शंस है, अब उनकी हमें ज़रूरत है। ये तो परमानेंट नेचर के बाद में ठीक कर लेते हैं। ये कई बार नंबर गलत हो जाता है, नंबर गलत होने से मेरे 2B में ये नहीं आएगा, बिकॉज इस नंबर के हिसाब से 2B बनेगा, सबका नाम के हिसाब से तो बनता ही नहीं, नंबर के हिसाब से नंबर गलत है बनेगा नहीं। वो किसी का और का नंबर होगा उसमें चला जाएगा, किसी का नंबर नहीं जाएगा ही नहीं, अलग से पड़ा रहेगा। अब इसके साथ कुछ आज की बात आएगी, मैं बीच में जोड़ देता हूँ। लेट्स सी AAA इनका है और इनके 2B में आ गया, तो बताओ आप टेस्ट राइट लोगे कि नहीं लोगे। आप कहोगे जी मेरी क्या गलती है, मेरे 2B में आपने दिखा दिया, मैंने ले लिया, तो बताओ लोगे कि नहीं लोगे। 2B में आने का मतलब ये नहीं कि आप ले ही लोगे, उसे 2B का मतलब है हमने ओके किया है, तुम्हें भी ओके करना है। तुम सब चेक करो, तुमसे रिलेट करना नहीं लेना, रिपोर्ट द डिस्क्रिपेंसी, विल फाइंड आउट द राइट पर्सन। अगर गलत ले लिया तो इट इज़ कॉल्ड रोंगली अवेल्ड ITC, जिसका रेफरेंस आ जाएगा। मैं बार बार बोलूँगा रोंगली अवेल्ड ITC, और आप बार बार कहोगे सर इसका मतलब क्या है, तो ये मतलब मैंने पहले बता दिया, ये रोंगली अवेल्ड ITC की कैटेगरी में जाएगा। और फिर इनको पकड़ा 6 महीने बाद, निकालो पैसा विद इंटरेस्ट। इन्होंने कहा इंटरेस्ट किस बात का, गलती तुम्हारी थी, नो यू हैव टू पे इंटरेस्ट। व्हाट रेट, 18%। विच सेक्शन, 50, देखो हो गया ना याद, लास्ट क्लास में ही था, याद हो गया, सेक्शन 50, 18%। तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आएगा। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पूरा कैलकुलेशन आएगा डिटेल में, हाउ टू डू कैलकुलेशन। तो ये रोंगली अवेल्ड का है एग्जाम्पल। मतलब 2B में आने के बावजूद यू हैव टू वेरीफाई एवरीथिंग। मुझसे वो हमारी ड्यूटी थी जो हमने 2B में डाला, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम चेक करो तुम्हारा बनता भी है कि नहीं बनता तो नहीं लेना। मैं 2B में आने का मतलब नहीं आंख बंद करके ले लो। तो रोंगली अवेल्ड हैज़ टू बी रिफंडेड, रिटर्न्ड विद इंटरेस्ट 18%। तो इसका रेफरेंस आएगा। मैं रोंगली अवेल्ड के और बहुत एग्जाम्पल दे दूंगा
सप्लाई और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सी ये मेरा GST है, सही रिपोर्ट हुआ है, 2B में आ गया, लेकिन ये जो मैंने सामान खरीदा ये मेरी फैक्ट्री में सामान नहीं आया, तो आगे चल के एक सेक्शन 16 आएगा। वो सेक्शन 16 कह रहा है देखो ये ध्यान रखना, सामान आपकी फैक्ट्री में आना चाहिए, नहीं आया तो मत लेना। ये सप्लायर तो दिखा देगा कि उसने आपको सामान बेचा है, पेमेंट ले लिया दिखा देगा, आपको नहीं लेना। सेक्शन 16 कह रहा है कि आपका सामान फैक्ट्री में आना जरूरी है, अगर नहीं आया तो नहीं लेना। लेट्स सी मैंने ले लिया, 4 महीने बाद ऑडिटर चेकिंग करने आए, उन्होंने कहा जरा दिखाओ जरा सामान का तुम्हारा स्टॉक रजिस्टर में एंट्री दिखाओ। मैंने कहा सामान तो आया नहीं। देन रोंगली अवेल्ड ITC है, कैसे ले लिया, वापस करो 18% इंटरेस्ट के साथ, रोंगली अवेल्ड है। पकड़े जाने पर चेकिंग कर लें तो वो कहेंगे स्टॉक रजिस्टर दिखाओ। स्टॉक रजिस्टर हर किसी को मेंटेन करना है, हर सामान जब आएगा उस डेट में पूरी एंट्री करनी है, कितना सामान आया, कितने पैकेट आया, कितने किलोग्राम आया, कौन सी इनवॉइस से आया, वगैरह वगैरह। लेट्स सी सामान आ गया, इनवॉइस नहीं आई थी, तो सेक्शन 16 से फिर भी नहीं लेना। इनवॉइस भी हो सामान भी हो, दोनों चीज़ें हो। 2B में डालते हो उनसे हमें क्या पता भाई सामान आया नहीं आया, इनवॉइस कम हो तो तुम्हें पता है, तुम चेक करो। लेट्स सी 4 महीने बाद चेकिंग में उन्होंने कहा इनवॉइस दिखाओ, मैंने कहा इनवॉइस तो आई नहीं, तो उन्होंने कहा ITC कैसे लिया तुमने, रोंगली अवेल्ड ITC। तो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन आ जाएगा, अभी इसमें मैं करवाऊँगा आपको। सेक्शन 50 रूल 88B, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कई क्वेश्चन है, अभी मई वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है 88B का, ठीक है। तो 1A में रोंग GSTN का करेक्शन नहीं करना, फिर कैसे करें, नॉर्मल सिस्टम क्या है, अगले महीने की GSTR 1 सबमिट करोगे तो हमने पहले डिस्कस किया था, उसमें कॉलम में वही कॉलम यहाँ द्वारा लिखे हुए हैं, सेम कॉलम द्वारा लिखे हुए हैं, इन कॉलम में भर के ठीक कर लो, करेक्ट। तो देखो इस पेज पर ये जो था अभी 94 वाला, जो एक बार द्वारा देख लो, ये जो मैंने GSTN वाली बात कही है ना, ये यहाँ लिखी हुई है 94 में, जो बोल्ड करके लिखा ना उसी के जस्ट ऊपर देखो। इन केस where change is required to be made in what, GSTN means registration number, GST identification number of a recipient, जिसको तुमने सामान दिया उसका नंबर गलत, for supply report in GSTR 1 of a tax period the same, 1 में रेक्टिफाई नहीं करना, फिर कैसे रेक्टिफाई, कैन बी रेक्टिफाइड थ्रू GSTR 1। सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड GSTR 1 में कैसे रेक्टिफाई हुई है, होती है, वो नीचे दिया हुआ है, वो सेम क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, इट्स अ सेम थिंग। वहाँ पूरा हमने डिस्कस कर लिया था, यहाँ रिपीट किया है, जरूरत नहीं है रिपीट की, ठीक है। और आप डाउट पूछ लो। अच्छा आप बताइए, कोई आपसे पूछे अमेंडमेंट, करेक्शन, एडिशन, डिलीशन, सब्स्टिट्यूशन, ऑल कैन बी डन इन GSTR 1A, है ना। एडिशन एक सप्लाई रह गई थी, करेक्शन अमाउंट कम था, ज़्यादा कर दिया, ठीक है। अमेंडमेंट, दोनों को मिला के अमेंडमेंट, किसी भी टाइप का अमेंडमेंट। डी में क्या लिखा था मैंने, पता नहीं मैंने क्या बोला था, डिलीट, हाँ, एक सप्लाई हमने की नहीं, गलती से रिपोर्ट हो गई था, डिलीट कर दो। सब्स्टिट्यूशन, ये हटाओ ये लगाओ, ये ठीक नहीं था, ठीक कर दो। और साथ में हम GSTR 1 में नॉर्मल वे में भी करेक्शन कर सकते हैं, करेक्शन का सिस्टम तो इसमें भी है, अब इसमें भी आ गया, तो कोई पूछे दोनों में फ़र्क क्या होगा, फिर फ़र्क ये है, दिस नीड्स इमीडिएट करेक्शन, दिस इज फॉर सच करेक्शन विच डू नॉट हैव मच इम्पैक्ट। इसका इम्पैक्ट अभी की अभी इसी महीने की 3B में आने वाला है, यानी जो सप्लाई का अमाउंट है बेसिकली ये उसके लिए है। सप्लाई इंक्रीज, सप्लाई डिक्रीज, सप्लाई अमेंड, सप्लाई सब्स्टिट्यूट, दिस इज फॉर द इमीडिएट करेक्शन। उससे भी कोई इसका 3B आप भरेंगे उस पर इम्पैक्ट आ रहा है। आपने GSTN गलत भर दिया, इसका 3B में टैक्स भरते हुए क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। उसकी क्या जल्दी लगी हुई है तुम्हें, अभी इसमें बने हुए ठीक करोगे, आराम से कर लेना ठीक इसमें। यानी जो ऐसे हैं जिनका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं है, आराम से ठीक कर लेना, और जो इमीडिएट हैं वो इसमें कर लो। दैट इज़ द बेसिक पर्पज़
क्रिएटिंग दिस वन कि भी सप्लाई मैंने किया है 40 लाख की, रिपोर्ट किए जा रहा हूँ 20 लाख, तो 20 लाख का टैक्स गवर्नमेंट का भी लॉस किए जा रहा हूँ, अपना भी, क्योंकि 18% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मेरे करंट अकाउंट में पैसा है, बैंक तो आपको पता है करंट अकाउंट में इंटरेस्ट देता नहीं है, और ये ले लेंगे 18%। हर बिजनेसमैन का पैसा कहाँ होगा? करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। बिजनेस वालों का लाखों करोड़ों रुपया करंट अकाउंट में होता है, कोई बैंक 1 रुपये का इंटरेस्ट करंट अकाउंट में देता, सेविंग में देता है। बिजनेस वाले को सेविंग खोलना अलाउड नहीं है। सेविंग उसके लिए है जो बंदा बिजनेस नहीं करता, अपने घर में बैठा, अपने पैसा बचाया रखा है, तो उनसे हम आपको इंटरेस्ट देंगे। थोड़ा और बता देता हूँ आपको, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। आप बताओ सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है? सेविंग अकाउंट तो सबका होगा, मिलता है ना। करंट में नहीं मिलता, क्यों? पैसा तो है बैंक के पास। बिकॉज करंट पे ना बैंक को सर्विसेज बहुत देनी पड़ती है। हर रोज़ बंदा पैसे जमा कराने आ जाएगा, उनका कैशियर बैठा पैसे गिनता रहेगा, और अगले दिन निकालने आ जाएंगे, फिर कैशियर देता रहेगा। तो बैंक से हम तो इसी काम में लगे रहेंगे, दुनिया भर की फ्री सर्विस दे रहे हैं, इंटरेस्ट इस बात का। सेविंग वाले के ऊपर रेस्ट्रिक्शन होता है, इतनी बार से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, इतने अमाउंट से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, इतनी बार से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा जमा नहीं कर सकते। चेकबुक आपको मिलेगी 25 लीफ वाली, इससे ज़्यादा चेकबुक आप यूज़ नहीं कर सकते। बहुत रेस्ट्रिक्शन है, बस पैसा जमा करके भूल जाओ। करंट वाला तो दुखी करके रखता है बैंक को, तो इसलिए बैंक से फिर इंटरेस्ट छोड़ दो भाई, बल्कि हम आपसे और चार्जेज लेंगे, ज़्यादा चेक यूज़ करोगे, ज़्यादा कैश लाओगे, एक्स्ट्रा और लेते हैं हमसे। ठीक है, अब डाउट यहाँ तक देखिए। तो दिस इज मेंट फॉर इमीडिएट करेक्शन विच विल हैव इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द करंट 3B। दिस इज मेंट फॉर नॉर्मल करेक्शन विच विल नॉट हैव इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द 3B। नहीं, कोई अगर इमीडिएट वाली भी बाद में ठीक करना चाह रहा है तो उससे वो कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, आपकी मर्जी ना करो, दे देना बाद में इंटरेस्ट 18% का, बाद में ठीक कर लो, या उसके पकड़ में ही नहीं आया तो कोई बात नहीं, बाद में दे देना। ठीक है, आई थिंक नाउ द डिफरेंस इज क्लियर। 1A का क्या रूल है और 1 में करेक्शन का क्या मतलब है, क्योंकि 1A का क्वेश्चन मोस्टली आप मान के चलो आएगा एग्जाम में, इम्पोर्टेंट भी है और करेक्शन भी है। ठीक है, अब आप डाउट पूछ सकते हो। अच्छा, क्रेडिट लेजर में किसी को डाउट? पेज नंबर 103, क्रेडिट लेजर। अब आप बताइए, आई हैव टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज कब लगता है? टोटल 18 केस हैं, 18-19 जो मैंने एक बार आपको पूरा चैप्टर दिखाया था, उसमें से एक एग्जाम्पल लिया अभी तक, एक। कौन सा? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, है ना, उसका एग्जाम्पल लिया था। तो किसी ने आपसे इंटरव्यू में पूछा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कह रहे हो या इंपोर्ट ऑफ गुड्स कह रहे हो, तो क्या कहोगे आप? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कह रहे हैं कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स कह रहे हैं, या दोनों कह रहे हैं? बताओ कौन बताएगा? दोनों नहीं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो जैसे आप कहोगे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज तो तुरंत पूछ लेंगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्यों नहीं? कोई एक जन बताओ लाउडली। कस्टम ड्यूटी लगती है, तो रिवर्स चार्ज वो लग सकता है भाई। जैसे जीएसटी तो इसमें भी है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में, और जीएसटी उसमें भी है, बीसीडी के साथ कस्टम ड्यूटी, वो आईजीएसटी भी है ना। इंपोर्ट ऑफ गुड्स का मैंने क्या बताया, जितने का सामान आया पहले उस पर क्या निकालो, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सेक्शन 15, फिर इसको ऐड कर लो, फिर टोटल पे क्या लगाओ, आईजीएसटी। क्या था? सेक्शन 15, वैल्यू ऑफ सप्लाई। कौन सी वैल्यू पर जीएसटी लगेगा इन केस ऑफ इंपोर्ट? कौन सी वैल्यू पर? ट्रांजैक्शन वैल्यू कस्टम्स एक्ट की, यानी जितने भी इंपोर्ट किया है, प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी। ये ट्रांजैक्शन वैल्यू बनेगी जीएसटी की, वो कस्टम एक्ट की ट्रांजैक्शन वैल्यू है, जितने भी आपने सामान को इंपोर्ट किया उसके ऊपर लगेगा बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू पर। और जब बीसीडी ऐड हो जाएगा तो ये ट्रांजैक्शन वैल्यू किसकी बनेगी? ये जीएसटी की बनेगी, इसके ऊपर लगेगा आईजीएसटी। तो आईजीएसटी उसमें भी है, आईजीएसटी इसमें भी है। तो रिवर्स चार्ज सर्विस पे, गुड्स पे नहीं है,
इसका क्या करना, मैं ये पूछ रहा हूँ। एनीवन कैन टेल मी। देखो दोनों में फ़र्क देखो क्या है। ये सप्लायर ये यूएसए में है, ये रिसिपिएंट इंडिया में है। यहाँ पर सर्विसेज आ रही हैं, बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आ रही, वो तो मेल के ऊपर उसने नक्शा बना के भेज दिया। तो कस्टम डिपार्टमेंट से मेल के ऊपर क्या आ गया, हमें क्या पता भाई क्या आ गया। वो तो मेल के ऊपर आपने नक्शा मंगवा लिया उसका घर का, कस्टम डिपार्टमेंट का हमें क्या पता, तो ऊपर से गया हमारे। तो इसलिए अगर हमें पता लग जाता ना, हमारे आगे से जाता तो हम पकड़ लेते आपको, निकाल टैक्स, कहाँ जा रहे हो। ये तो ऊपर से चला गया, तो गुड्स ऊपर से नहीं जाएंगी, उनकी परमिशन से आएंगी। और ये उनकी परमिशन के बिना आएगा तो कौन से भाई वो टैक्स ये तो देगा नहीं, कस्टम डिपार्टमेंट को पता नहीं, क्या करें फिर, तुम ही दो। अब गुड्स में आ जाओ, ये सामान यहाँ से क्रॉस करेगा बॉर्डर से, कस्टम डिपार्टमेंट के पास पहले गुड्स आएंगे, इसके पास गुड्स आएंगे नहीं। जो भी सामान बाहर से आएगा पहले कस्टम डिपार्टमेंट अपनी कस्टडी में ले लेगा, फिर कस्टडी में लेने के बाद बोलेगा भी जिसका भी आ जाओ, 2 पैसा ले जाओ। फिर जिसका भी है उसको एक डॉक्यूमेंट भरना है, मैंने बोला था बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आगे कई जगह आएगा। क्या नाम है उसका, बिल ऑफ एंट्री। डॉक्यूमेंट भरो, बताओ किस कंट्री से आया, कितना सामान है, कितने पैकेट है, इनवॉइस की कॉपी कहाँ है, इंश्योरेंस की कॉपी कहाँ है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कहाँ है, 20 डॉक्यूमेंट साथ में लगते हैं। ये सब देने के बाद अब आप ले जाओ, ले कैसे जाओ, पहले टैक्स दो, ले कैसे जाओगे, तो टैक्स दे के फिर निकलेगा यहाँ से। तो रिवर्स चार्ज की जरूरत नहीं है, वो यही कि यहीं टैक्स रखवा लेंगे, उनसे आप टैक्स दे देना, निकल जाना। और ये सब किस में है, कस्टम्स एक्ट 1962 में, और ये सिलेबस में नहीं है, ना होने के बावजूद सिलेबस में है, क्योंकि इसका क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, हर जगह डाला हुआ है बेसिक पार्ट, ये सिलेबस में है। तो दोनों ही देखने पड़ेंगे आपको, ये भी। ठीक है, तो रिवर्स चार्ज 18-19 जगह लगता है, पूरा चैप्टर आएगा। अभी सिर्फ एक को बेस बना रहे हैं, सिर्फ ABC समझने के लिए, रिवर्स चार्ज की ABC क्या है। तो लास्ट क्लास में हमने रिवर्स चार्ज का एक पार्ट किया था, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताइए कि मैंने सर्विसेज इंपोर्ट की है और रिवर्स चार्ज में मुझे पे करना है, लेकिन मेरे क्रेडिट लेजर में सफिशिएंट बैलेंस है। तो मैं कह रहा हूँ जब सफिशिएंट बैलेंस है तो उसमें से ले लो। क्या रिवर्स चार्ज में जो टैक्स पे करना है, क्या वो क्रेडिट लेजर के थ्रू पे हो सकता है कि नहीं? नो। व्हाट इज द रीजन? क्रेडिट लेजर के थ्रू सिर्फ आउटपुट टैक्स को एडजस्ट कर सकते हो, इनपुट को नहीं। और इंपोर्ट ऑफ सर्विस में ये इनपुट टैक्स है। इनपुट टैक्स कभी भी क्रेडिट लेजर के थ्रू एडजस्ट नहीं करना। क्वेश्चन ये आएगा, आप ध्यान रखना, इनपुट कभी एडजस्ट नहीं होगा, क्या एडजस्ट होगा? आउटपुट। फिर इसका क्या वे आउट है, उसे मेक द पेमेंट हाउ, थ्रू द कैश लेजर एंड देन टेक द ITC, बिकॉज अगर आप इंडिया के बाहर पेमेंट थे ITC तब भी मिलता, इनपुट टैक्स का ITC मिलेगा। वो हमने किया था लास्ट क्लास में, एक बार और जल्दी से रीड कर लो, क्योंकि मैं इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये ना रिपीट करके ही समझ में आते, ऐसे आते ही। ठीक है, अब मैं 2-3 क्लास के बाद फिर पूछूंगा तो आप मुझे बता देना। ठीक है, अब आप एक बार जल्दी से रीड करो क्रेडिट लेजर, फिर दूसरे वाला लेजर स्टार्ट करेंगे। डाउट पहले यहाँ तक? हाँ जी बताओ, अब अगला लेजर टेकअप करें। अब देखिए पेज नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 6। बात करते हैं क्रेडिट लेजर की। क्रेडिट लेजर में बैलेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट? क्रेडिट लेजर में बैलेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट? भाई क्रेडिट लेजर के अंदर जो बैलेंस है वो कॉमन मैन का तो एसेट है और डिपार्टमेंट की लायबिलिटी है, जिसने बनाया उसकी लायबिलिटी है, तो कौन सा बैलेंस आ जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, लेट्स सी। और नाम भी क्या है? क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर shall be entered by every registered person on the common portal. Input asset balance to him, asset available to him on the basis of GST 2B shall be credited to this ledger. The registered person can utilize such credit as provision of 105, but it cannot be used for payment of other dues. Other dues होते हैं टैक्स को छोड़ के, जैसे इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, इन सब को बोलते हैं अदर ड्यूज।
और टैक्स को बोलते हैं टैक्स ड्यूज। टैक्स ड्यूज एंड अदर ड्यूज दो कैटेगरी हैं। और फॉर पेमेंट ऑफ एनी टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज वाला तो अभी हमने डिस्कस किया, उसके लिए यूज नहीं हो सकता, उसके लिए तो आपको डायरेक्ट पेमेंट करना पड़ेगा। द बैलेंस ऑफ एलिमेंट कैटेगरी कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर अनलिमिटेड पीरियड, इट्स रिफंड इज नॉट अलाउड। रिफंड सिर्फ दो केस में अलाउड होता है, एक तो 080 एक्सपोर्ट में और एक इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर। हमने पहले बात की थी, इनपुट का रेट ज़्यादा है आउटपुट का कम है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। बस इतना रीड कर लीजिएगा। ठीक है, इतने बार तक डाउट, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्लियर है। अब आइए कैश लेजर, पेज नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 9। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, रूल 87। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर shall be maintained from GST PMT 05. Any person will generate a challan in formula GST PMT 06 on the common portal and enter the details of the amount to be deposited by him toward tax, interest, penalty, fee or any other amount. The challan is in form GST PMT generated at the common portal shall be valid for 15 days. Deposit shall be made through any of the following modes. इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर दो, UPI से कर दो, IMPS से कर दो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर दो, NEFT से कर दो। अगर काउंटर पे जाके करनी है तो 10,000 तक होगा, 10,000 से ज़्यादा नहीं। ओवर द काउंटर पेमेंट थ्रू ऑथराइज्ड बैंक पर डिपॉजिट अप टू 10,000 पर चालान पर टैक्स पीरियड बाय कैश, चेक और डिमांड ड्राफ्ट। The term stands for the term relevant for challan. CPIN stands for the common portal identification number. It is 14 digit given in each challan and it remains valid 15 days. CIN challan identification number is 17 digit 14 plus 3 generated by the bank receiving the payment and is a confirmation that payment has been received and deposited in the concerned government account. SIN is communicated by bank to a taxpayer as well as GST. On receiving the intimation, GST portal shall credit the amount to the electronic cash ledger and make available a receipt to this effect. Any discrepancy can be reported to GST portal GMT। देखो जरा इसका मीनिंग थोड़ा समझ लेते हैं। आप बताइए, मेरे लाइबिलिटी लेजर में बैलेंस है 10 लाख, क्रेडिट लेजर में है 2 लाख, मुझे कितना पेमेंट करना है? हाउ मच शुड आई पे? 10 मुझे देना, 2 मुझे लेना है, 8 लाख। अब क्वेश्चन जितना पार्ट मैंने रीड किया ये इस बात का है कि 8 लाख में कहाँ जाऊँ, किसको दूँ, कैसे दूँ, ये मुझे बता दो। और ये आपको आर्टिकलशिप में हर रोज़ ही काम करना है। ये हर एक का पेमेंट आपको करना है। वो कहेंगे कर दो पेमेंट, आप कहोगे सर कैसे? तो गो टू द GST पोर्टल, पहला स्टेप। डिमांड PMT 06, दूसरा स्टेप। पहला स्टेप गो टू द पोर्टल, डिमांड PMT 06। PMT 06 किसका? जिसका भर रहे हैं उसका GST नंबर डालना तो आएगा ये। और जब आएगा तो आधा पर्टिकुलर भरे हुए मिलेंगे आपको, उसका नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, सारी कहानी भरी हुई मिलेगी आपको। कुछ कॉलम होंगे जो ब्लैंक है, जो आपको भरने हैं। ठीक है, किसी का पेमेंट करना है, डिमांड PMT 06 बाय यूजिंग यूज़र ID पासवर्ड जो है उस बंदे का, उसमें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। तो पर्टिकुलर आधे आपके भरे हुए नज़र आएंगे और फॉर्म ऐसे नज़र आएगा। जरा देखो पेज नंबर 107 पे ये फॉर्म आपको नज़र आएगा। इसमें कौन से कॉलम भरे हुए हैं? कॉलम देखो, जहाँ लिखा ना GST, या लिखा फिल्ड इन ऑटो पॉपुलेटेड, ईमेल एड्रेस ऑटो पॉपुलेटेड। पहली लाइन छोड़ दो, दूसरी पढ़ रहा हूँ मैं। नेम ऑटो पॉपुलेटेड, एड्रेस ऑटो पॉपुलेटेड, लेकिन सबसे पहला लिखा है ऑटो जनरेटेड, CPIN ऑटो जनरेटेड। CPIN, अब CPIN का भी मैंने मीनिंग पूरा रीड किया था। क्या नाम है इसकी फुल फॉर्म क्या है? कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। कॉमन, ये GST पोर्टल नंबर अलॉट करती है। कितने डिजिट है ये? 14।
2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज CPIN, कितने डिजिट है, क्या इसका पर्पज है। तो CPIN स्टैंड फॉर कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। कितने डिजिट, 14। पर्पज क्या है, पर्पज ये है, मैंने पैसा भर दिया, पैसा पता नहीं कहाँ गया, तो GST पोर्टल से कोई नंबर बताओ। मैंने कहा जी नंबर तो आपने चालान फॉर्म पे दिया ही नहीं, जो इनकम टैक्स से चालान फॉर्म होता है इस पर कोई नंबर नहीं होता। पैसा गुम हो जाए तो ढूंढते रहो कहाँ गया, तरीका तो होता है, तरीका तो मैं बताऊँ आपको, नंबर नहीं होता। अब ये नंबर है कि जी इस नंबर का चालान फॉर्म था जो मैंने भरा था, आपने दिया था नंबर, कहाँ गया ढूंढ लो। तो दिस विल नाउ हेल्प, एवरी चालान फॉर्म विल हैव ए नंबर। इनकम टैक्स में नहीं है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे इसमें PMT 06 है, ये तो कॉमन नंबर हो गया, तो सब में PMT 06 लिखा होगा, स्पेसिफिक नंबर ये रहा, कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑटोमेटिकली आएगा। अब ये मैंने चालान डिमांड किया, रजिस्ट्रेशन नंबर भरा, ये अपीयर हो गया, ये नंबर आ गया, मेरा मूड बदल गया टैक्स पे करने का, मैं बाद में पे करेंगे। 4 दिन बाद देखा तो ये ऐसा का ऐसा पोर्टल पे पड़ा हुआ है, सेम नंबर है, पड़ा हुआ है, तो ये 15 दिन तक रहेगा। कौन से आपकी मर्जी है, 15 दिन तक, 15 दिन के बाद ये गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर दोबारा डिमांड कर लो, फिर नहीं आ जाएगा। तो 15 दिन वाला कोई रेलेवेंस नहीं है, चला जाए रह जाए, सेम रहेगा 15 दिन तक, 15 दिन के बाद चला जाएगा। ठीक है, 15 दिन वाली बात क्लियर होगी। अब देखो दूसरे कॉलम में क्या लिखा है, डेट करंट डेट आज की डेट में आएगा, चालान एक्सपायरी 15 दिन के बाद, 15 डेज तक दिस विल बी अवेलेबल, आफ्टर दैट ये गायब हो जाएगा। लेट्स सी, अब मैंने पेमेंट करना स्टार्ट किया, और मुझे जो पेमेंट करना मैं आपको बताता हूँ, कितना पेमेंट करना मुझे बताना, कैसे कैसे भरेंगे। मुझे CGST देना है 10 लाख, SGST देना है 10 लाख, इसका इंटरेस्ट देना है 1 लाख, इसका इंटरेस्ट देना है 1 लाख, इसकी पेनल्टी देनी है 40,000, इसकी पेनल्टी देनी है 40,000। और ये फॉर्म आप भरना स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले वो कहते हैं मेजर हेड। मेजर हेड मीन्स पहले ये बताओ, ऐसा नहीं पहले ये भरने लग जाओ, पहले ये भरना, बता तो दो कौन सी गवर्नमेंट को देना है। देखो मेजर हेड में दे आर आस्किंग अस, क्या ये सेंट्रल टैक्स है, ये सेंट्रल टैक्स है, क्या ये इंटीग्रेटेड है, नो, क्या ये GST सेस है, नो। उसके बाद स्टेट का मान लो दिल्ली का है, तो दिल्ली वाला में मैं स्टेट वाले में दिल्ली का भर दूंगा, यूटी का तो यूटी भर दूँ, पहले सेंट्रल का भरते हैं। तो हमने कॉलम सेलेक्ट कर लिया मेजर हेड में सेंट्रल टैक्स, फिर टैक्स के कॉलम में लिखना कितना 10 लाख, इंटरेस्ट में लिखना 1 लाख, और पेनल्टी में लिखना है 40,000। अगर कोई फ़ी होती तो वो भी, अदर्स होता तो वो भी टोटल कर देंगे। उसके बाद स्टेट में आ जाओ, जब मैं स्टेट में क्लिक करूँगा तो नीचे सारी स्टेट्स की लिस्ट आ जाएगी, उसमें दिल्ली को मैं टिक करूँगा, दिल्ली सेलेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सेलेक्ट होने के बाद टैक्स में लिखूँगा 10 लाख, इंटरेस्ट में 1 लाख, पेनल्टी में 1 लाख, वगैरह वगैरह, फिल किया, सबमिट कर देंगे, डिपॉजिट हो गया। जब ये डिपॉजिट हो जाएगा तो एक रिसिप्ट हमें मिलेगी, बैंक से भी मिलेगी और GST पोर्टल से भी। उसके जो डिजिट है, जो ये 14 था, इसमें 3 और जुड़ जाएंगे, 17 हो जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड सिन, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। दिस इज ए कंफर्मेशन, 3 जुड़ते इस बात का कंफर्मेशन है, पेमेंट हैज बीन मेड टू द GST पोर्टल एंड पोर्टल हैज डिपॉजिटेड इन, हैज गिवन इट टू द रेलिवेंट गवर्नमेंट। अगर ये नंबर ये मिल जाए हमें सिन, तो वी आर नाउ सेफ। कंफर्मेशन बैंक का भी आ गया, पोर्टल का भी आ गया, जी पेमेंट आ गया है, और जिस गवर्नमेंट को आपने कहा था उस गवर्नमेंट के अकाउंट में हमने डाल दिया। जहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा अगर सिन आ जाए तो, सिन आने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पैसा डिपॉजिट कर दिया, सिन जनरेट ही नहीं हुआ, तो पैसा पता नहीं कहाँ गया। फिर रिपोर्ट करना पड़ेगा कि ये 14 नंबर CPIN का है, पैसा डिपॉजिट कर दिया, सिन जनरेट नहीं हुआ, फाइंड आउट पैसा लग गया। ठीक है, रीड करके देख लो, फिर इसमें कुछ और पार्ट ऐड करेंगे। पहले इतना समझ लीजिएगा पेमेंट कैसे करनी है, पेमेंट ऐसे करनी है।
अब देखो, गलती से आप पेमेंट कर रहे थे, गलती से ये 10 आपने IGST कॉलम में डाल दिया, ये 1 और ये 40,000 IGST कॉलम है ना, उसमें चला गया, या दिल्ली वाला यूपी में चला गया। आप बताओ क्या वे आउट है, क्या करोगे? सबमिट कर दिया, पेमेंट हो गया, सिन जनरेट हो गया। सोच के देखो क्या होगा। कुछ नहीं, करेक्शन कर लेंगे। लेकिन नहीं, जब ये स्टार्टिंग में आया तो लोगों ने पूछा क्या करना है, GST पोर्टल से करना क्या है, 10 लाख और ले आओ, दे दो इनको CGST वालों को। उनका ये 10 रिफंड मांग लो, मिल जाएगा साल भर में। तो हम 10 लाख एक्स्ट्रा कहाँ से लाए, हमें क्या पता, गलती तुमने की है, तुम जानो। तो कॉमन सी बात है भाई, गलती हो ही जाती है। ये स्टार्टिंग से इट कंटिन्यू फॉर 2 ईयर्स। फिर इसको अमेंड किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक नया फॉर्म हमने और जनरेट कर दिया है। वो फॉर्म भरना, लिखना कहाँ से पैसा जाना है और कहाँ जाना है, ट्रांसफर हो जाएगा। पहले ट्रांसफर की फैसिलिटी है, अब ट्रांसफर की फैसिलिटी है। अब वो देखो जो न्यू फॉर्म आया है वो ये आया, पेज नंबर आइए 109 पर। अब कोई डरने की बात नहीं, अभी नया फॉर्म आ गया 109 पेज पर, GST PMT 09। ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम वन अकाउंट हेड टू द अदर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर्टिकुलर फिल करो। ARN होता है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। ये ARN आपको कई जगह लिखा मिलेगा। जब भी हम कोई एप्लीकेशन लगाते हैं ना, इमीडिएटली उसका एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, उसको बोलते हैं ARN, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। डेट ऑफ RN वगैरह आ गया। अब इसमें देखो लिख दो, यहाँ लिखा अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कौन से हेड से आपको ट्रांसफर करना है। फिर अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू, किस में ट्रांसफर करना है, भरो और सबमिट करो, ट्रांसफर हो जाएगा। चाहे टैक्स ट्रांसफर कर लो, चाहे इंटरेस्ट ट्रांसफर कर लो, चाहे पेनल्टी ट्रांसफर कर लो, चाहे सेंटर से स्टेट में कर लो, चाहे स्टेट टू स्टेट में कर लो, चाहे UT से स्टेट में कर लो, कैसे भी कर लो, गलती होगी ठीक हो जाएगा। इसका भी 4 नंबर का अलग से नोट आता है कि बताइए अगर कोई गलती हो जाए पेमेंट की तो क्या रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। पहले नहीं था, अब है। ये फॉर्म भरना पड़ेगा, हो जाएगा। हाँ जी, डाउट्स पहले यहाँ तक। अब देखिए एक बात मुझे बताना आप, कि मुझे पैसा देना था सेंट्रल गवर्नमेंट को, गलती से दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। ये 4 लाख इनको देना था, इनको दे दिया। तो स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने कहा इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दें, ये आपको देना पड़ेगा 4 लाख और, फिर इनसे वापस मांग लेना। ये 2 साल तक चलता रहा। गवर्नमेंट ने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसमें से इसमें ट्रांसफ़र कर दें। तो मैं आपको एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल दूंगा, उस बात को आप समझना वो बात क्या है, उससे आपको इसका टेक्निकल प्रॉब्लम समझ में आएगी। मैंने पैसा इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना था और मैंने इनके अकाउंट में कर लिया। वेदर इट इज़ पॉसिबल मैं उठा के अमाउंट इनके अकाउंट से निकाल के इनके अकाउंट में डाल दूँ, पॉसिबल नहीं है। तो क्या वे आउट है, इनको तो नया देना पड़ेगा, इनसे वापस मांगना पड़ेगा। बिकॉज किसी के अकाउंट में कोई पैसा डाल दे लेकिन किसी के अकाउंट से कोई पैसा निकाल ले, नॉट पॉसिबल। अगर ये पैसा सेंट्रल का दिल्ली गवर्नमेंट के अकाउंट में चला गया तो GST पोर्टल से हमारे पास भाई कोई अथॉरिटी नहीं है, हम पैसा डालना जानते हैं, निकालना नहीं जानते। ये निकालने के लिए तो किसी से पूछना पड़ेगा। और ये आप ध्यान रखना, कई बार गलती से पैसा किसी और के अकाउंट में चला जाता है, फिर हम बैंक को कहते हैं जी निकाल दो, बैंक कह रहा है हमारे पास नहीं है भाई अथॉरिटी, बात कर ले तो उससे ये रहा एड्रेस। उसने कहा मैं तो निकाल के खर्च कर गया तो कर गया। वो कहेगा ले लेना 2 साल के बाद, मुझे क्या पता क्यों डाले तुमने। तो ये बड़ा खतरनाक काम है, ध्यान रखना। बैंक नहीं करेगा, बैंक मना कर देगा, हमें नहीं पता। ये एड्रेस है, पूछ लो उस पर्सन से। वो पर्सन अगर बेईमान निकला तो कहेगा जी मुझे पता नहीं लगा, मैंने यूज़ कर दिया, जब होंगे ले लेना। अब लड़ते रहो कोर्ट में, कोर्ट यही कहेगा ठीक है रीजनेबल टाइम देते हैं आपको। फिर आपने कहा इंटरेस्ट, उसने कहा इंटरेस्ट किस बात का।
आपने आपकी गलती से आपने दिया, मैंने कहा मैं तो इंटरेस्ट दूंगा नहीं, ऐसे ही मैं तो इंटरेस्ट दूंगा नहीं। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी पोर्टल को सारी गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दे दी कि आपको हमारे अकाउंट से पैसा निकालने की परमिशन है, ओनली व्हेन PMT 09 इज सबमिटेड। मिस्टेक्स वाला पैसा निकालना अलाउड है, ऐसा नहीं कोई पैसा निकाल लिया। ठीक है, तो आई थिंक अब आप चालान भर लोगे ना, एक बार दोबारा देख लो, फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको सारा मिला करके, यहाँ तक का सब मिक्स करके। देखो क्वेश्चन एक बार ये भी था, डिफरेंशिएट टैक्स ड्यूज एंड अदर ड्यूज। ये दो टर्म अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, उसमें बार बार आएगी, टैक्स ड्यूज अदर ड्यूज, टैक्स ड्यूज अदर ड्यूज। टैक्स ड्यूज मीन्स द अमाउंट ऑफ टैक्स, CGST SGST वगैरह वगैरह। अदर ड्यूज मीन्स इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी एट्सेट्रा। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे व्हाट इज डिफरेंस इन टैक्स एंड फी, इंटरेस्ट एंड फी, पेनल्टी एंड फी, एनीवन हु कैन टेल मी। मैंने इनकम टैक्स में बताया हुआ डिटेल में, जिन्होंने इनकम टैक्स किया हुआ उनको सबको पता है। उसके पीछे रीजन भी बताया था क्यों ये टर्म फी क्रिएट की गई, इसके पीछे पर्पज़ क्या था। आप बताओ, इनकम टैक्स की रिटर्न लेट होने पर पेनल्टी लगती है कि फ़ी लगती है? जिन्होंने इनकम टैक्स पढ़ लिया वो बताओ। पेनल्टी, बिल्कुल गलत। इनकम टैक्स की रिटर्न लेट होने पर पेनल्टी नहीं, फ़ी। कौन से सेक्शन में? 234F। 234F पेनल्टी नहीं लगती है, फ़ी लगती है। तो फिर बात हुई कि भाई इसमें फ़र्क क्या हुआ, तो उसमें मैंने फ़र्क भी डिटेल में समझाया था कि देखो इसके पीछे एक टेक्निकल रीजन है, ये क्यों टर्म लेके आए फ़ी। तो कोई बताइए आप में से मुझे। एग्जाम में पूछेंगे डिफरेंस इन पेनल्टी एंड फ़ी, 2 मार्क्स। इंटरव्यू में तो पक्का पूछेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में वो ऐसे क्वेश्चन ढूंढते हैं जो कि इन जनरल बच्चे जवाब नहीं देंगे। मैंने इनमें से बताया था, देखो मैं बताता हूँ आपको दोबारा। पेनल्टी अगर कहीं लिखा है लगेगी तो बिना मांगे नहीं देनी, वो आपसे मांगेंगे। टैक्स नहीं मांगेंगे। कल को हम कह दीजिए टैक्स आपने मांगा नहीं, उससे टैक्स क्यों मांगेंगे, तुम्हें नहीं पता देना होता है। इंटरेस्ट नहीं मांगेंगे, इंटरेस्ट वो से तुम्हें नहीं पता देना है। पेनल्टी लिखा है, हम नहीं देंगे जब तक कि मांगेंगे नहीं। तो जब वो मांगेंगे तो कैसे मांगेंगे? दे विल यूज SCN। सारी दुनिया में पेनल्टी मांगने का सिस्टम क्या है? SCN, शो कॉज नोटिस। क्या होता है ये? इनसे मैं पेनल्टी मांग रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं कहूँगा पेनल्टी दो, SCN, क्यों ना मैं आपके ऊपर ये पेनल्टी लगा दूँ क्योंकि आपने ऐसा ऐसा किया है। इन्हीं से पूछूंगा मैं, शो कॉज नोटिस बोलते हैं इसको। ये नहीं कहते लगा दिया है, ये कहीं कौन होते तुम लगा दिया है, कैसे लगा दिया है, पहले साबित तो करो मैंने गलत क्या किया है। मैं इनको कह रहा हूँ मैंने तुम्हारे पास 10,000 रुपये की पेनल्टी लगाई, उन्होंने कहा क्यों, मैंने कहा क्यों क्या, मैंने लगा दी। ऐसे कैसे लगा दी? तो पहले पूरी बात तो बताओ, फिर उस बात का जवाब देने का इनको टाइम दो। सवाल जवाब सालों साल निकल जाएंगे और पेनल्टी पता नहीं लगेगी। नहीं तो कौन से, हम तो इसी कामों में लगे रहेंगे, दुनिया भर का दे दिया ये। तो ऐसा करो, पेनल्टी को काटो, इसके यहाँ फ़ी को ले आओ और फ़ी में लिख दो, फ़ी विल नॉट बी डिमांडेड, इट हैज़ टू बी पेड जस्ट लाइक टैक्स, इंटरेस्ट एंड फ़ी। ये आपकी ड्यूटी, आप पे करो, हम नहीं मांगेंगे, हम नहीं प्रूव करेंगे। बस मिस्टेक हुई है, आपको पता है मिस्टेक हुई तो आप दे दो। तो छोटे अमाउंट की होती है फ़ी, 500 रुपये, 400 रुपये, 200 रुपये। पेनल्टी तो लाखों में, करोड़ों में हो सकती है। तो ये फ़र्क है। और प्रोसिक्यूशन, पेनल्टी के साथ एक और वर्ड भी है ना, प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन क्या होता है कि तुमने जो गलती की है उसकी पेनल्टी भी लगेगी पैसों में, अभी तुम्हें जेल भी भिजवाएंगे, पता लगे तुमने कैसे काम किया है। तो उसकी कंप्लेंट फाइल करेंगे कहाँ? मजिस्ट्रेट के पास, क्रिमिनल कोर्ट में। वहाँ मुकदमा चलेगा, वहाँ मजिस्ट्रेट कैन से कि इनको 6 साल 7 साल की जेल भी भेजो, जो इनका वो प्रोसिक्यूशन है। बहुत सीरियस मैटर में प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। और GST में प्रोसिक्यूशन आज के डेट में बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत हैवी वो है प्रोसिक्यूशन। तो द टर्म इज टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फ़ी
एंड प्रोसिक्यूशन। ये इनकम टैक्स में भी हैं, ये इसमें भी हैं, आपको क्लियर होना चाहिए इन सब का क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर टैक्स ड्यूज मीन्स ओनली टैक्स, अदर ड्यूज मीन्स बाकी सब अदर ड्यूज। अभी जब हम क्वेश्चन रीड करेंगे आएगा टैक्स ड्यूज, अदर ड्यूज, टैक्स ड्यूज। ठीक है, अब यहाँ तक एक बार डाउट पूछ लो। अब यहाँ तक मैं सारा मिक्स करके आपको पहले एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ, पूरा पार्ट मिला करके एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो। ठीक है, लिखो मैं क्वेश्चन। Mr. X is registered in GST. Imported goods 1724, rupees 10 lakh plus BCD 10% plus IGST 20%. He sold the goods on 10th August 24 and issued invoice on 3rd September 24. He has taken additional payment for packing of goods he has taken additional payment for packing of goods rupees 1 lakh. ठीक है, समझ गए ना आप? यहाँ तक जो गुड्स बेची है उस पर जीएसटी का क्या रेट लगाओगे? ये 20 हो जाएगा, दूसरी स्टेट में आईजीएसटी, सेम स्टेट में सीजीएसटी, एसजीएसटी। लाओ मैं क्लियर कर देता हूँ, लिखिए यहाँ पे। गुड्स वर सोल्ड इन दिल्ली, सीजीएसटी 10, एसजीएसटी 10। ये रेट गुड्स का दिया है। पहले बताओ पैकिंग मटेरियल भी क्या ऐड किया जाएगा? उसका वैल्यू भी ऐड की जाएगी। देखो थोड़ा और लिखवाता मैं, लिखिए। चलिए, सोल्ड गुड्स ऑन दिस, यहाँ कर दीजिएगा एट ए प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन कॉस्ट। अब उसने जो ये प्रॉफिट में बेचा 40% पे, उसके ऊपर तो लग जाएगा सीजीएसटी, एसजीएसटी 10, कोई डाउट नहीं ना। इसके अलावा 1 लाख पैकिंग का भी लिया है, करेक्ट? उस 1 लाख पैकिंग वाले पे आप मुझे रेट बता दो, जीएसटी का क्या रेट लगेगा? सामान खरीदा, प्रॉफिट ऐड किया। जितने भी लोग इंडिया में चाइना का सामान बेचते हैं, सबका ये एक्चुअल पोजीशन बता रहा हूँ मैं आपकी, सबका यही काम है। ये मैंने 40% लिखवाया है, कम से कम 200% प्रॉफिट ऐड होता है उसके अंदर, 200-300। क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी तो नज़र ही नहीं आता, किसी को क्या पता। 50 रुपये की आइटम ला के 500 रुपये की बेच दो। तो चाइना से ला के सामान बेचने वाले सब यही काम करते हैं। तो आपको सिर्फ ये बताना है मुझे कि पैकिंग मटेरियल का जीएसटी रेट आप क्या लगाओगे? एनीवन हू कैन टेल मी। मैंने नहीं दिया, मैंने नहीं बताया यहाँ पे।
मैंने उसको छुपा लिया है, ये मान के कि आपको पता है, तो आप मुझे बताइए क्या रेट लगाएंगे। एनीवन हु कैन टेल मी, रेज हैंड। हिंट दे रहा हूँ, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स्ड सप्लाई। सामान की पैकिंग करना कंपोजिट हुआ कि मिक्स हुआ, नेचुरल हुआ कि अननेचुरल हुआ? सामान की पैकिंग, इट्स नेचुरल। तो दो प्रोडक्ट है, एक तो जो हमने इंपोर्ट किया, एक फॉर पैकिंग, देयर आर टू, एंड देन वी आर सेलिंग इट। तो वो तो उसके साथ में नेचुरल सप्लाई के अंदर आएगा, कंप्लीट सप्लाई में जाएगा, और कंप्लीट सप्लाई में मेन प्रोडक्ट का रेट लगेगा, और मेन प्रोडक्ट का रेट दिया हो तो वही रेट इस पर लगा देना, ठीक है। बिकॉज अगर ये मिक्स सप्लाई हो, जैसे मैं कहता हूँ जी जो सामान मंगवाया था वो कुछ और था, उसके साथ फ्री में कुछ और दिया जाए, एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, उसका ही पेमेंट लिया जा रहा है, फिर ये मिक्स सप्लाई बन जाती, फिर जिसका हायर रेट होता वो लगता, ठीक है। तो सेम जो पैकिंग मटेरियल का रेट है वही लगा देना, करेक्ट। आगे चलिए, कंप्यूट आउटपुट टैक्स, then ITC, net tax, also TOS and date of payment. TOS भी निकालना है, date of payment भी निकालना है। If there is a delay of 10 days, compute interest अंडर सेक्शन 50। पेमेंट में 10 दिन का लेट हो गया है, तो आप इसका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेना 18% के रेट पर अंडर सेक्शन 50। बस यही क्वेश्चन है सॉल्व करना। पैकिंग का आप सेम रेट लगाना जो मटेरियल का है, बिकॉज ये कंप्लीट सप्लाई बनेगा, पैकिंग तो भाई सामान के साथ होगी होगी, वो तो नेचुरल है, उसी का रेट इस पर लगेगा। अगर ये अलग प्रोडक्ट होता तो मिक्स सप्लाई जिसका हायर होता वो लगता, और अगर स्पेसिफिक रेट दे दिया जाए तो फिर वो रेट लगा लो, ठीक है, हो जाएगा ना, कर लीजिएगा। पहले इसकी कॉस्ट निकाल लेना, कॉस्ट में 40% ऐड कर लेना, उसके ऊपर आउटपुट चार्ज कर लेना 10+10, लेकिन पैकिंग मटेरियल को मिला करके। फिर TOS निकाल देना, फिर डेट ऑफ पेमेंट बता देना, 10 दिन का 18% की रेट पर इंटरेस्ट निकाल लेना सेक्शन 50 में। ऑफ कोर्स पहले टैक्स निकालना, फिर इंटरेस्ट निकाल लेना। अब कॉस्ट निकालते हुए BCD को ऐड करोगे कि नहीं करोगे? IGST का तो टेस्ट रेट मिल जाएगा, IGST तो कॉस्ट में आएगा नहीं। क्या BCD का टेस्ट रेट मिलता है? नहीं। क्या वो कॉस्ट में आएगा? आएगा। तो 10 लाख प्लस 10% ये बनेगी कॉस्ट, क्योंकि IGST का तो टेस्ट रेट मिल जाएगा। उस कॉस्ट में ऐड करना 40%, ये आएगी सेल वैल्यू। उसमें ऐड करना 1 लाख पैकिंग का, ये बनेगी ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगाना 10+10, फिर निकालना इसका TOS। अब TOS में सामान तो बेचा है 10 अगस्त को और इनवाइस इशू की है 3 सितंबर को, तो TOS क्या बनेगा? 10 अगस्त, क्योंकि वहाँ तक इनवाइस इशू होती है, इनवाइस की डेट। अब TOS 10 अगस्त है तो पेमेंट की डेट क्या आएगी? 20 सितंबर। जिस महीने में TOS होता है अगले महीने की 20 तारीख। अगर हम मंथली रिटर्न भर रहे हैं तो वो प्रिजम्पशन लेके चलेंगे, क्वार्टरली वाले में 22 या 24। और आउटपुट टैक्स से ITC माइनस कर लेना, नेट टैक्स आ जाएगा। नेट टैक्स के ऊपर कैलकुलेशन आ जाएगी। फॉर्मेट वगैरह तो आपको पता ही होगा, सेक्शन 15 में हमने किया था। जिसका सॉल्व हो गया आ जाइएगा, कर दीजिएगा कॉपियाँ। और पैकिंग को बीच में ऐड कर देना। पैकिंग का रेट वही रहेगा जो बीच में
का सप्लाई मेन सप्लाई का पार्ट और IGST का ITC और नेट टैक्स पे करेंगे तो नेट टैक्स के ऊपर 18% यूएस अगस्त का आएगा क्योंकि यूएस पार्टीशन भी है जिस महीने में यूएस आएगा पेमेंट क्वार्टरली वाले 22 पब्लिशन वाला 18
हाँ प्लीज़, अब बताइए डाउट्स इसमें। अब देखो एक सेक्शन है 50 किस चीज़ का है ये? इंटरेस्ट का। ये जो कैलकुलेशन किया है कौन सेक्शन में है ये? 50। इसके साथ में एक रूल भी है 88B, और ये जो चैप्टर हम डिस्कस करें इसी में है ये पार्ट। ये अभी डिटेल में आएगा जो आपने कैलकुलेशन किया है। मैं इसी के बेस बना के कुछ बातें आपसे पूछ रहा हूँ, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट थ्योरी में पढ़ने के बजाय मैं आपको इसी को बेस बना के पूछूंगा, और ये ऑटोमेटिकली कवर होता चला जाएगा बीच में। ये हमें पेमेंट कौन सी डेट को करना था? 20 सितंबर। मैंने 20 सितंबर 24 का पेमेंट 30 सितंबर 24 को किया है, तो ये डेज 10 बनेंगे कि 11 बनेंगे कि 9 बनेंगे, ये सेक्शन में बता रखा है। आप वैसे ही चेक करके देख लो, आपको क्या लगता है 9 दिन बन रहे हैं, 10 दिन बन रहे हैं, 11 दिन बन रहे हैं? ये लास्ट डेट थी, मैंने इस डेट को याद थी, मैंने डायरेक्ट 10 डेज लिखवा दिया। मैं 10 डेज ना लिखवाऊँ, ये कह दूँ कि पेमेंट वाज मेड ऑन 30 नवंबर कंप्यूट इंटरेस्ट, तो आप 10 डेज का ही निकालोगे, 9 का निकालोगे कि 11 का निकालोगे? मतलब काउंटिंग ऐसे करें भाई, 20 का भी दिन मिला लो, 30 का भी मिला दो, कितने दिन हो गए? 11, है ना? 20 का ना मिलाओ 10, ना 20 मिलाओ ना 30 मिलाओ 9, है ना? तो ये बात इस सेक्शन में लिख रखी है, सेक्शन 50 में। तो उन्होंने कहा है कि भाई जो आपकी लास्ट डेट है उस दिन को आप छोड़ देना। अभी मैं थ्योरी रीड करवाऊँगा, पहले क्लियर कर देता हूँ आपको। अगले दिन से स्टार्ट करना यहाँ से, और जिस दिन आप पेमेंट करेंगे वो दिन भी मिला लेना, फिर 10 डेज बन जाएंगे। जिस दिन पेमेंट करनी थी वो दिन छोड़ देना, अगले दिन से स्टार्ट करना, और जिस दिन पेमेंट करोगे वो दिन भी जोड़ देना। ये हमेशा प्रॉब्लम आती है, कहाँ से कहाँ तक, ये हर जगह स्पेसिफिकली दिया होता है जी, इसके लिए ऐसे, इसके लिए ऐसे, इसके जहाँ पे कुछ ना लिखा हो फिर हम क्या करते हैं, जनरल क्लॉजेज एक्ट, फिर उसको लगा देते हैं। तो इसमें तो लिखा हुआ है, इसमें जनरल क्लॉजेज एक्ट नहीं लगाना, ठीक है? वैसे ठीक है जो लिखा हुआ है, या आपके हिसाब से कुछ और होना चाहिए? जिस दिन पेमेंट करना था वो छोड़ दो, अगले दिन से काउंट करो, और जिस दिन पेमेंट कर दिया वो दिन भी जोड़ दो। ये आपको ठीक लग रहा है कि गलत लग रहा है? देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ये हिसाब नहीं होता है, वो लॉजिकल होता है। मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, समझ में आएगा। द क्राइटेरिया इज द क्लोजिंग बैलेंस। उस पर्टिकुलर डेट का क्लोजिंग बैलेंस देखा जाएगा। तुम्हें 20 तारीख को पैसा आना था, 20 तारीख का क्लोजिंग बैलेंस चेक किया, पैसा तो आया ही नहीं, तो मैं तो 20 तारीख को काउंट करूँगा, पैसा क्यों नहीं आया तुम्हारा? 20 तारीख की शाम को मैंने बैलेंस चेक किया, क्लोजिंग बैलेंस आप समझते हो, लास्ट मोमेंट का बैलेंस। जब तुम्हारा टैक्स आना चाहिए था तो टैक्स आने के बाद बैलेंस 0 होना चाहिए था, बैलेंस तो बचाओ, मैं तो 20 तारीख काउंट करूँगा। और 30 तारीख को बैलेंस बचा नहीं, क्लोजिंग बैलेंस है नहीं, तो ये मैं क्यों काउंट करूँगा? तो काउंटिंग होनी चाहिए 20 से लेके 29 तक, डेज वही बनेंगे 10। तो सारी फाइनेंशियल में लॉजिकल है, चेक द क्लोजिंग बैलेंस। अगर क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ तो इंटरेस्ट है, नहीं बचा तो, लेकिन एनीवे आप ऐसे ही करना, ये दिन छोड़ देना, काउंट कर लेना। तो अगर मैं आपको ये कह दूं पेमेंट वाज मेड ऑन 18 नवंबर 24, कंप्यूट द डेज, निकालिए जरा डेज फटाफट, जिससे मैं पूछूं मुझे बताना कितने दिन का डिले है। 20 सितंबर पेमेंट 18 नवंबर को किया, जरा डेज फटाफट कैलकुलेट कर लो। अपना अपना आंसर लिखो रजिस्टर में, क्योंकि क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम के अंदर। 6-6 महीने का डिले, 8-8 महीने का डिले है, डेज निकालने हैं, निकाल लीजिए फटाफट। 20 सितंबर वाला कब पेमेंट हुआ है? 18 नवंबर को। अपने अपने रजिस्टर में लिख लो डेज फटाफट, जिससे मैं पूछूंगा मुझे बता देगा। भी इसमें कैलकुलेशन बहुत सारी हैं, जो इसको करेगा अगला समझ में आएगा, उसको अगला आएगा, उसको अगला आएगा, उसको अगला आएगा। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है इसके अंदर, स्टार्टिंग यहाँ से है। तो इसको फास्ट निकालो, फिर आगे आएंगे इसमें।
मतलब 21 तारीख से काउंटिंग स्टार्ट करो और 18 नवंबर को मिला के बताओ। 21 से स्टार्ट करो, जिस मंथ में 30 है 30 लेना, 31 है 31 लेना, फरवरी में 28 लेना, 29 लेना। अगर फरवरी बीच में तो कितने दिन बन गए? 69, 59, करेक्ट। क्योंकि बाद में ये कैलकुलेशन करीब करीब 10 जगह भी हो रहेगा। एक रिवर्स चार्ज में आएगा कि जिस दिन आपने इन्वाइस किया है उसके अगले दिन से 60 डेज छोड़ के अगले दिन बनेगा। तो ये जहाँ भी कैलकुलेशन होगी वो इजी हो जाएगा करने के बाद। अब आप मुझे बताओ, इन्होंने इंटरेस्ट कैलकुलेट कितने पे किया? 1,08,000 पे। ये 1,08,000 पे होना था या ये कैलकुलेट होना था 164 प्लस 164 328, इतने बना 328, यानी आउटपुट टैक्स। ये आउटपुट टैक्स है, आईटीसी नेट टैक्स। तो इंटरेस्ट आउटपुट टैक्स पे आना चाहिए या नेट टैक्स पे आना चाहिए? भाई टैक्स लायबिलिटी तो ये है ना। तो पहले देखिए क्या था और अब क्या है, मैं बताता हूँ आपको। ये 2 साल तक ये कन्फ्यूजन चलता रहा। टैक्स है टोटल 10 लाख, आईटीसी है 2 लाख। 20 तारीख को मैं पेमेंट कर रहा हूँ, 20 अगस्त ले लो, कोई सी डेट ले लो, 8 लाख का। तो इंटरेस्ट की तो कोई बात ही नहीं है ना, टाइम पे पेमेंट कर दिया। मैं हो गया 10 दिन लेट, तो जीएसटी में लिखा हुआ था पे टैक्स ऑन 10 लाख। 10 लाख पे इंटरेस्ट निकालो, टैक्स नहीं इंटरेस्ट। गवर्नमेंट सेज यू आर लेट, लेट मीन्स यू हैव टू पे टैक्स। टैक्स ऑन व्हाट अमाउंट? जितनी तुम्हारी लायबिलिटी थी उसी पे तो दोगे। लायबिलिटी तुम्हारी 10 लाख थी, ये भी एडजस्ट कहाँ हुआ है? ये तो जब आप पेमेंट करोगे तब एडजस्ट करेंगे, अभी से कैसे एडजस्ट हुआ? ये तो 30 तारीख को एडजस्ट किया हमने, उससे पहले कैसे एडजस्ट हो गया? दिस कंटिन्यूड फॉर 2 ईयर्स। तो लोगों ने बहुत ये कहा कि भी ये तो गलत बात है, आप इस पर इंटरेस्ट ले लो, इस पे लो। 2 साल के बाद ये ठीक हो गया। अब लिखा हुआ है इंटरेस्ट शैल बी चार्ज ऑन द अमाउंट पेड थ्रू कैश लेजर। टैक्स इंटरेस्ट शैल बी चार्ज ऑन द अमाउंट पेड थ्रू कैश लेजर, नॉट क्रेडिट लेजर। अब ये 8 लाख पे लगेगा। नहीं, अब जो कैलकुलेशन किया वो ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में 2 साल तक वो कैलकुलेशन नहीं था। ये आउटपुट टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करती रही गवर्नमेंट 2 साल तक, फिर ये ठीक कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? आउटपुट पे चार्ज नहीं होगा, नेट पे, बट इट कंटिन्यूड फॉर 2 ईयर्स। ये मैं भी आपको रीड करूँगा, सारा लिखा होगा, एक बार में समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकली समझ लो। अब देखो 10 2 लेस करके 8 पे करना है, मेरे पास 6 है, 6 मैंने जमा कर दिया। तो उसे अगर आप सोच रहे हो ना कि हम वो एंट्री पास करके नील करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, ये पड़ा रहेगा ऐसे। इसको पूरे को 8 करो, 8 यहाँ से निकालेंगे, 2 यहाँ से निकालेंगे, 10 यहाँ करके तब नील करेंगे, तब तक ये ऐसे पड़ा रहेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। पूरा लाओ पैसा। उसे का पूरा मेरे पास है नहीं, अभी 6 ले लो, उसे इसमें जमा कर दो, एडजस्टमेंट कुछ नहीं है। तो मैं GSTR 3 भी भर दूँ। अब ये बात ध्यान रखना, मैंने इनकम टैक्स में बहुत डिटेल में बताई थी, रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड अनलेस एंटायर अमाउंट हैज़ बीन पेड। यूजलेस है रिटर्न, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, इनवैलिड होते हैं। फाइल कर भी दोगे तो माना जाएगा रिटर्न नहीं आई है। उनसे वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन रिटर्न, वी आर इंटरेस्टेड इन मनी। फर्स्ट पे मनी देन फाइल रिटर्न। ये बात मैंने कई बार रिपीट किया है, ये ध्यान रखना हमेशा, पहले टैक्स बाद में रिटर्न। ठीक है? तो अब मैंने बचा हुआ 2 लाख पे किया, ठीक है? तो अब इंटरेस्ट कितने पे चार्ज होगा? 2 लाख के 8 लाख, 10 लाख वाली बात तो ख़त्म हो गई। अभी नई बात आ गई, 2 और 8, 2 पे 8 पे कितने पे लगता है आपको? 2 और 8 कितने स्टूडेंट लगता है? 2 लाख। कितने स्टूडेंट लगता है? 8 लाख। गवर्नमेंट साइड 8 लाख, बट ये बिल्कुल गलत है। 6 तो हम आपको दे चुके हैं, इस पे किस बात का इंटरेस्ट? वो तो आपकी पॉकेट में, हमारी पॉकेट में थोड़ा है, आपके अकाउंट में है। अब पब्लिक ने ये बोला कि आप ये मत कहो
इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन द अमाउंट पेड थ्रू कैश लेजर, ये मत कहो, ये कहो द अमाउंट पेड आफ्टर एडजस्टिंग द बैलेंस इन द कैश लेजर। आप ये कहो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन द अमाउंट पेड आफ्टर एडजस्टिंग द बैलेंस इन द कैश लेजर ऑन द ड्यू डेट। अगर ये ड्यू डेट के बाद आएगा तो एडजस्ट नहीं होगा, ऑन द ड्यू डेट। तो उसमें ये अमेंडमेंट है, जब हम रीड करेंगे तो आप समझ जाना इसका क्या मीनिंग। ये अमेंडमेंट अभी आया है, रिसेंटली आया है, कि अगर आपके पास ऑलरेडी इसमें बैलेंस है तो वो बैलेंस में एडजस्ट कर देंगे। इट इज़ इंटरेस्ट शैल नॉट बी ऑन द अमाउंट पेड थ्रू कैश लेजर, फिर तो ये 8 लाख हो जाएगा। पेड ऑन द अमाउंट आफ्टर एडजस्टिंग द बैलेंस इन द कैश लेजर, दिस इज न्यू अमेंडमेंट डन रिसेंटली, इस पे आएगा। करेक्ट। जब थ्योरी रीड करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, उसमें भी एग्जाम्पल और भी रखे हैं। लॉजिकली देखा जाए तो इसी पे होना चाहिए। वो स्टार्टिंग पहले ये कर दिया, वो गलत होगा, फिर यहाँ पे करें 2,08,000 पे, फिर वो गलत हो गया, फिर ये ठीक हो गया। बस बनाने वालों को खुद को इतना कन्फ्यूजन था, खुद ने इतनी मिस्टेक की जो धीरे धीरे ठीक हो रही है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? अब लेट्स सी कि हमने ये 6 लाख भी जमा नहीं किया था, ये वाला भी जमा नहीं किया था, सीधा 8 तो कोई डाउट ही नहीं है, 8 भी होगा। ठीक है। अब इसमें अब एक सिचुएशन और है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, उसका क्वेश्चन अभी रिसेंटली फिर आया हुआ है, वो ये है। लेट्स सी कि मैंने टोटल 8,20,000 अगस्त को पे कर दिया, लेकिन ये कैलकुलेशन मेरी गलत है 10 लाख की। ये बन रही 15 लाख, मैंने गलत कैलकुलेट कर दिया या हो गया। तो गवर्नमेंट ने इस गलती को पकड़ दिया। 3 सितंबर 24 को निकालो 5 लाख और। उस समय मेरे पास क्रेडिट लेजर में नया बैलेंस आ गया 3 लाख का, तो मैंने 2 लाख कैश पे करके इसको एडजस्ट कर दिया। अब इंटरेस्ट कितने पे चार्ज होगा? 2 और 5 मीन्स के रिटर्न टाइम पे भर दिया, हिसाब किताब क्लियर हो गया है। बाद में एक नई लायबिलिटी जनरेट होती है इसी टाइम पीरियड की, डिटेक्टेड मे बी knowingly और unknowingly। when we demanded 5 lakh, he said 3 is in my account, credit ledger, 2 I am paying। तो इंटरेस्ट 2 पे के 5 पे, कितने पे? कितना स्लो लगता है 5 पे, कितना स्लो लगता है 2 पे? यस, ये लगेगा 5 पे। उसे यहाँ पर अगर आप पे कर देते हैं, एक बार रिटर्न भर दिए तो हिसाब खत्म हो गया। अब उसके बाद कुछ आएगा तो उसमें फिर ये हिसाब नहीं है क्रेडिट लेजर में ये था वो था, ये अमाउंट तो इसी डेट का है, इस डेट का तो आपका क्रेडिट हमने सारा एडजस्ट कर दिया। तो क्वेश्चन उसमें क्या लिखा हुआ है मैं रीड कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ, आप समझना। इफ़ रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड इन टाइम, ये फाइल कर दी इन टाइम, एंड सब्सिक्वेंटली देयर इज ए टैक्स लायबिलिटी, इन सच केसेस whether that liability is paid through cash ledger or paid through credit ledger, interest shall be charged on the entire amount। और इसका प्रैक्टिकल है, बुक में भी है, एग्जाम में भी आया। रिपीट कर देता हूँ। इफ़ रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड इन टाइम, रिटर्न फाइल करने का मतलब टैक्स का पेमेंट हो गया, बिना टैक्स के पेमेंट के रिटर्न फाइल हो ही नहीं सकती। अगर मैं रिटर्न फाइल बोलता हूँ तो आप समझ जाना टैक्स का भी पेमेंट हो गया है, मीन्स एवरीथिंग इज क्लियर। इफ़ रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड इन टाइम means tax has also been filed, paid, and subsequently there is a tax liability. Whether that tax liability is discharged either through credit ledger or through cash ledger, in that case interest shall be charged on the entire amount and not on the amount paid through cash ledger। ये लिखा हुआ है, इसका एग्जाम्पल यहाँ भी है और अभी रिसेंट एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन मिलेगा। मैं कराऊंगा अभी एग्जाम का क्वेश्चन आपको, क्योंकि मिक्स है, करवा नहीं पा रहे अभी हम, कि कुछ भी करवाने लगेंगे तो आगे के पार्ट बीच में आ जाएंगे, वो क्लैरिटी की बजाय कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो वेटिंग। अब पहले इतनी बात बताओ, ठीक है। फिर एक रोंगली अवेल्ड आईटीसी में बता रहा था ना, उसके इंटरेस्ट कैलकुलेशन में मैं पहले इतना रीड करवा दूँ आपको जितना मैंने बताया।
फिर रॉन्गली अवेल्ड वाले में बात करेंगे। लेट्स रीड दिस। देखो पेज नंबर निकालिए 102। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। 102 पेज पर क्वेश्चन नंबर 4, डिलेड पेमेंट टैक्स, सेक्शन 50 है। साथ में एक रूल भी है। कौन सा रूल? 88B, एनी पर्सन डिलेड पेमेंट ऑफ GST इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड 18% पर एनम फ्रॉम द डे। देखो कहाँ से? सब्सीक्वेंट टू द लास्ट डेट। 20 तारीख थी ना, तो 20 के बाद 21 से, 21 से कब तक? आफ्टर डेट ऑफ पेमेंट मिला देंगे। फर्दर रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर ड्यू डेट। इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द अमाउंट पेड थ्रू कैश लेजर। अगर आप लेट हो गए हो कोई बात नहीं, कैश लेजर वाला दे देना। और इसमें जो अमेंडमेंट आया है वो मैं अभी अलग से रीड करा दूंगा कि जितना बैलेंस ऑलरेडी था वो छोड़ देना। मिस्टर एक्स पेड GST फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 26, 30/8/26, आउट ऑफ 10 लाख, ITC 6 लाख, अमाउंट पेड इन कैश 4 लाख। In this case, interest will be 4 lakh into 18, 10, 16, 1972.60, 1973. If return is furnished in time, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, अगर टाइम पे आ जाएगा बाद में फिर एडजस्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट विल बी पेबल ऑन द टैक्स वेदर पेड थ्रू कैश और क्रेडिट लेजर। एक बार हिसाब क्लियर होने के बाद में आप कैसे पे कर ले सारे पे लगे। पहले एक पैराग्राफ रीड कर लो। अब जो मैं अभी आपको बात बताया था वो देखो, ये पेज 103 पे क्लैरिफिकेशन अभी आया है। ये 10/7/24 का इसका क्लैरिफिकेशन आया है। 103 पे देखो, बॉटम पे क्वेश्चन नंबर 5 के जस्ट ऊपर देखो, जितना एग्जिस्टिंग बैलेंस था वो माइनस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के जस्ट ऊपर, रूल 88B, वेयर एनी अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एज प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 49 ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। जिस दिन रिटर्न फाइल करनी थी उस दिन कोई बैलेंस था कैश में तो उसको भी लेस कर लेंगे, but is debited from the said ledger for the payment of tax while filing said return after due date. The said amount shall not be taken into consideration while computing calculating such interest if the said amount is lying in the said ledger from the due date till the date of its debit at the time of filing return. जो बैलेंस ऑलरेडी था कैश में वो भी छोड़ देंगे, एक्स्ट्रा वाले पे लगेगा। तो ये क्लैरिफिकेशन अब जाके आया है कि जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है उसको छोड़ देंगे, एक्स्ट्रा वाले पे लगेगा। ठीक है, इतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आप दोबारा देख लो, डाउट है तो बोलिए। एक बार दोबारा पूछ लेता हूँ। एक क्वेश्चन आपको मिलता है, लाइबिलिटी है 10 लाख, ITS है 2 लाख, 4-5 लाख का बैलेंस है। 20 अगस्त 24 को जिस दिन पेमेंट करना है, लेकिन हमें पेमेंट चाहिए 8 लाख, हमारे पास 5 लाख है। कैन आई फाइल GSTR 3B? If a person has not paid full tax, whether return can be filed? No, neither in income tax nor in GST. Such return is called invalid return. Gomse, we are not interested in return, we are interested in money. पहले पैसा निकालो, कितना? 8। हमने कहा 500 ले लो, नहीं लेते, इस अकाउंट में जमा करना कर दो। हम नील नहीं करेंगे। नील कब करेंगे? जब आप 8 करोगे, -8, -2, -10 नील, तब जाके क्लियर होगा, तब तक ये पड़ा रहेगा। तो हमने कहा ना लो, फिर जब होगा ले लेना। तो 30 तारीख को जाके मेरे पास 3 लाख का अरेंजमेंट हो रहा है। मैंने कहा पे कर देता हूँ। तो पहले वो क्या कर रहे थे, 8 लाख पे इंटरेस्ट मांग रहे थे। जी लैंग्वेज देख लो क्या लिखा है, इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन द अमाउंट पेड थ्रू कैश लेजर। कैश लेजर 8 लाख। अब क्लैरिफिकेशन क्या किया, ये रहा क्लैरिफिकेशन। अब पढ़ो इसको। अब इसमें लिखा है कि जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है 5 लाख का, ये छोड़ दिया जाएगा। ये क्लैरिफिकेशन है, पढ़ के देखो, आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। ये क्लैरिफिकेशन अब आया है जाके, वो तो एक साथ 17 का है, क्लैरिफिकेशन 2024 का है। इट कंटिन्यूड फॉर 7 years दिस मिस्टेक।
अभी ये आधा ही हुआ है, तो इसमें आधा पार्ट बचा हुआ है सेक्शन 50 रूल 88B में। जो मैंने बताया वो भी कुछ पार्ट बचा हुआ है, प्लस रोंगली अवेल्ड वो भी बचा हुआ है, और एग्जाम में इसके क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आ जाएगा एंड द कैलकुलेशन बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट अगर इसको पूरा टाइम ना लगाया जाए, पूरा सॉल्व ना किया जाए तो। इंटरेस्ट कैलकुलेशन इनकम टैक्स में भी डिफिकल्ट है, जिन्होंने इनकम टैक्स किया उनको पता होगा, याद करो 234 ABC 2 क्लास पूरी इंटरेस्ट कैलकुलेशन की थी 234 ABC, और यहाँ भी डिफिकल्ट है, जबकि इसको आसान करने की बड़ी कोशिश की गई है। आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कोई एक बात बताओ कि कैसे इनकम टैक्स और GST ने इस इंटरेस्ट को आसान करने की कोशिश किया, कोई एक फैक्टर बताओ, बताओ कौन बताएगा? Any one factor common to both where government has tried its level best to simplify it, though still it is very difficult but they have tried। बोलते हम तो यही कर सकते थे, हमने सिंप्लीफाई, कोई एक फैक्टर बताओ कौन बताएगा? ऑलरेडी मैंने इनकम टैक्स में बताया हुआ आपको कि ये फैक्टर था, उसका रीजन ये था कि इसको सिंप्लीफाई करना था, इसलिए ऐसा किया गया। हिंट दूं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कौन सा आसान कौन सा मुश्किल? सिंपल। सारे इनकम टैक्स में सिंपल है, सारे GST में सिंपल है, इंटरेस्ट पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर कहीं इसको कंपाउंड कर दिया होता तो हाथ खड़े हो जाते। ठीक है, वो तो अब भी गए हैं लेकिन उसमें बिल्कुल ही हो जाता। ये ध्यान रखना, आप सारे GST में, सारे इनकम टैक्स में सिंपल है। अब ये जो कैलकुलेशन मैं कह रहा हूँ डिफ़िकल्ट है, ये डिपार्टमेंट के लिए कि हमारे लिए? हमारे लिए कुछ डिफ़िकल्ट नहीं, हमें तो अपना कैलकुलेट करना है और डिपार्टमेंट को सबका करना है। जब डिमांड नोटिस भेजेंगे तो सबका करना है। अब डिपार्टमेंट का कैलकुलेशन बताता हूँ कैसे करता है डिपार्टमेंट। नोटिस जब भी आएगा डिपार्टमेंट का किसी भी गलती का, मान के चलना 5 साल के बाद ही आएगा, क्योंकि 5 साल लिमिटेशन पीरियड है, जब खत्म होने लगता है तब फटाफट चेक करते हैं, भैया भाई टाइम निकल गया तो गया, फटाफट चेक करो किसी गलती है, दो इसको नोटिस सबको। वो नोटिस 5 साल के बाद ही आएगा। अब 5 साल का मान लो 10 लाख है, तो 5 साल का कितना बना? 18% इंटू 5, करेक्ट। उनका कैसे कैलकुलेट होता है? 10 लाख टैक्स, 10 लाख इंटरेस्ट, डिमांड 20 लाख की, हो गया कैलकुलेट। सबके नोटिस में से कैलकुलेट होकर आता है। सेम फिगर को रिपीट कर देते हैं कि जी 90% और 100% तो एक ही बात है, जबकि 10% का फ़र्क है। कोई ऑब्जेक्शन करेगा तो उसका ठीक कर देंगे, वरना सबका नोटिस ऐसे आता है। यू हैव डन इवेजन ऑफ टैक्स 10 लाख, इंटरेस्ट 10 लाख, फिर 20 लाख, नोटिस 5 साल मैक्सिमम टाइम पीरियड है नोटिस देने का। 5 साल निकल गए, कुछ नहीं कर सकते। लास्ट में जब 2-3 महीने बचते हैं तब नोटिस आते हैं, फिर इकट्ठे पूरे इंडिया को नोटिस जाते हैं इकट्ठे सबके, फिर वो रेक्टिफाई करते हैं। नोटिस एक बार आ जाए फिर चलता रहेगा, धीरे धीरे ठीक होता रहेगा। इंटरेस्ट ऐसे लग के आता है। ठीक है, तो ब्रेक करते हैं, बाकी फिर ब्रेक के बाद। अभी मैं इंटरेस्ट का पूरा पार्ट बता के आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, 2-3 प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, क्वेश्चन कर लेना, सॉल्व करके देख लेना, एग्जाम के सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। फाइल पेज नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 4। तो हमने इसका फर्स्ट पैराग्राफ रीड किया था, फिर क्लैरिफिकेशन कर लिया था। तो अब इसका सेकंड पैराग्राफ देखो। इफ एनी पर्सन हैज अवेल्ड ITC रॉन्गली, अच्छा ये रॉन्गली वाला पार्ट देख लीजिएगा। इफ एनी पर्सन हैज अवेल्ड ITC रॉन्गली, interest shall be charged only on the amount which has been utilized by him. Interest shall be for the period of the amount has been utilized by him. For the month of July,
26 Mr. X's output tax liability 20 lakh, tax rate 22 lakh, out of which wrongly availed is 10 lakh. Here discharge is tax liability on 20/8/26. In this case, wrongly availed ITC shall be 8 lakh. Because correctly availed ITC 12 lakh, if it has been paid, if he has paid this amount, after 30 days interest shall be charged 18% per annum for 30 days on wrongly utilized amount of 8 lakh. देखो ये तो बना wrongly availed ITC. ये जो फर्स्ट पैराग्राफ था, ये एग्जाम का क्वेश्चन फर्स्ट पैराग्राफ का है. पहले जरा ये एग्जाम का क्वेश्चन में करवाया था आपको, ये फर्स्ट पैराग्राफ का है. wrongly availed वाले का मैं भी बताऊंगा. पहले ये वाला क्वेश्चन देखो. GSTR 3B for the month of January 26 has been filed by Messrs. Avisha Limited, registered person within due date prescribed by CGSE Act, which is on February 2026. It came to the notice of the company that tax due for the month of January 26 has been paid short by 16,000. अब देखो इसमें एक बार ड्यू डेट को पेमेंट हो चुका है, उसके बाद एक्स्ट्रा लायबिलिटी है, तो इसमें इंटरेस्ट चाहे क्रेडिट लेजर हो चाहे कैश लेजर हो, दोनों पे चार्ज होगा. और अगर वो रिटर्न नहीं भरते तो फिर खाली कैश वाले पे होता. द शॉर्टफॉल ऑफ 16,000 हैज़ बीन पेड थ्रू कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर, दोनों के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा. एट द टाइम फाइलिंग GST भी फॉर द मंथ ऑफ February 26, ये अगले महीने का जो है उसमें पे कर रहा है. ऑन 26 March 20 इन द फॉलोइंग मैनर, शॉर्टफॉल कैश लेजर क्रेडिट लेजर. एज्यूम दैट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर कैरी सफिशिएंट बैलेंस फॉर द अबव शॉर्टफॉल. You are required to calculate the amount of interest payable if under section 50 of the Act 17, Rule 88B. Second part, give the effect. If GSTR 3B for the month of January 26 had been filed belatedly, अगर ये belated होगा फिर खाली कैश कंपोनेंट पे लगेगा. और ये टाइमली पे कर दिया फर्स्ट पार्ट में, फिर लेट के बाद एडिशनल आएगा तो दोनों पे लगेगा. मैंने पहले बता दिया आपको आंसर से पहले. लेट चेकअप. This is calculation should be rounded off to nearest multiple. Interest is payable in case of delayed payment of tax 18% from the date following the due date of payment to the actual date of payment. Above interest is payable only on the net tax liabilities, यानी सिर्फ कैश कंपोनेंट पे लगेगा. Paid in cash only if the return form 3B for a tax period has been filed after the due date to furnish as return. Otherwise interest is on gross amount tax liability. सिंस अविशा लिमिटेड फर्स्ट केस में टाइमली फाइल करती है, फर्निश्ड फॉर द मंथ विद इन द ड्यू डेट, तो सारे पे इंटरेस्ट चार्ज होगा. इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी. डिपॉजिटिव विद डिले ऑफ 29 डेज. अब देखो जो डेज मैं कह रहा था आपको कैलकुलेट करके देख लो, तो ये देखिए डेज यहाँ कैलकुलेट कर रखे हैं, तो ये कैलकुलेशन बार बार करना पड़ेगा आपको. बोथ इंक्लूसिव एज अंडर 16,00,000 इंटू 18% इंटू 29/366. जिस साल में 365 हो 365 लेना, जिस साल में 366 366 लेना. इफ अविशा लिमिटेड एज फाइल्ड फॉर्म GSTR 3B फॉर द मंथ आफ्टर ड्यू डेट, दैट इज अब ये इंटरेस्ट खाली कैश कंपोनेंट पे लगेगा. इंटरेस्ट इज पेबल ओनली नेक्स्ट लायबिलिटी पेड थ्रू कैश लेजर. अब ये खाली कैश लेजर पे लगेगा. डिले ऑफ 29 डेज. अब आप एक बार रीड करके देख लो, ये फर्स्ट पैराग्राफ में ही आ गया था, एक बार रीडिंग लेके देख लो. देखो जैसे मंथ है अगस्त का, इसकी 3B जाएगी 20 सितंबर 25 को, मान लो अगस्त 25 है. ये 10 है, अमाउंट कुछ भी लिख देता हूँ, ये 2 है और ये 8 लाख पे करना है. अगर तो मैं इस 8 लाख को 20 तारीख को पे ही नहीं करता, 3B फाइल नहीं करता, इसको मैं 30 तारीख को पे करता हूँ. कितना? 8 लाख. ठीक है, ये क्रेडिट लेजर है मेरा, ये लायबिलिटी है. 8 लाख पे करता हूँ. तो आप बता दो इंटरेस्ट कितने पे चार्ज होगा? 8 लाख 10 लाख. टाइमली रिटर्न नहीं भरी,
पैसा नहीं था, लेट भरी है, क्रेडिट है 2, ये 10। अगर लेट भरेंगे तो सिर्फ कैश कंपोनेंट पे लगेगा, ये यहाँ लिखा हुआ है, एग्जाम्पल जो है वो यही है। लेकिन मैं इसको टाइमली भर दूँ, यहाँ 8 लाख, ये मैटर ख़त्म हो जाएगा। और अब नई लायबिलिटी और आ गई है कि आपने तो गलत भरा है। इस तारीख को मुझसे 16 लाख मांग रहे हैं, 16,000 वही फील्ड की देता हूँ जो इसमें है 16,000, ये भर चुका हूँ मैं कह रहा हूँ मेरे क्रेडिट लेजर में है, क्रेडिट लेजर में है 4,000 और कैश लेजर में 12,000, 16 आपको देना, मैंने दे दिया। तो मेरे खाली कैश लेजर पर इंटरेस्ट लगाओगे उसे नहीं, ये आपका हिसाब किताब हो चुका है। अब तो ये नई लायबिलिटी आई है, पूरे 16,000 पे लगेगा। लेकिन अगर आपने टाइम पे नहीं भरी थी रिटर्न, फिर आप पेमेंट कर रहे हो, फिर कोई नई लायबिलिटी नहीं होगी, फिर तो वही होगी। तो हम क्या करेंगे, जो कैश कंपोनेंट है खाली उस पर लगेगा। तो इसको आप अच्छे से एक बार, एग्जाम का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन, आप अच्छे से रीड कर लो, जिसको डाउट है पूछ लीजिए। फर्स्ट केस में टाइमली डिपॉजिट किया है, टाइमली डिपॉजिट करेंगे, बाद में एक्स्ट्रा आएगा, दोनों पे लगेगा, कैश और क्रेडिट पे। सेकंड केस में रिटर्न ही नहीं भरी, लेट हो गई है, खाली कैश कंपोनेंट पे लगाया, 12,000 कैश कंपोनेंट है, खाली उस पर लगाया। हाँ जी, 2026 कौन सा मंथ लिखा है? मंथ देख लो, बीच में फेब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 21 फरवरी 26 से 2026, तो ये बना 26-27, 26-27 आ रहा, तो फिर आप 365 कर दो। हाँ 365 कर लो, लीप ईयर नहीं है 365 कर लो, लीप ईयर है तो 366 कर लेना। ये 25-26 आ रहा है, तो 25-26 लीप ईयर नहीं है तो 365 कर लो, ठीक है। बाकी डेज आप चेक कर लो, मैंने डेज चेक नहीं किए, तो चेक करके देख लो फैब के कितने रखे हैं, 28, 29। इसलिए मैं कहता डेज आप कैलकुलेट कर लो, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना, फटाफट फास्ट कैलकुलेट करके चेक कर लो, डेज में फ़र्क है तो ठीक कर लो, ठीक है। डेज का कैलकुलेशन कैसे करते हैं मैंने बता दिया, आप कैलकुलेट आपको ही करना, आप चेक करके देख लो ये डेज सही निकले हैं कि गलत निकले हैं। गलत निकले हैं तो ठीक कर लो। और 365 बनते हैं, 365 कर लो, 366 बनते हैं, 366 कर लो, ठीक है। 29 डेज ठीक है, कितने हैं? 28 डेज आ रहे हैं, ये 29 के भी ये कह रहे हैं 28 आ रहे हैं, 28 आ रहे हैं तो 28 कर लो, ठीक है। डेज आप कैलकुलेट करके देख लो, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, उसी प्रोसेस से कैलकुलेट कर लो, जितने डेज आ रहे हैं उतने ले लो। ठीक है, डाउट देख लो। अब जो इसका सेकंड पैराग्राफ रीड किया था, उसका एग्जाम्पल नहीं है, उसका एग्जाम्पल मैं बना के दिखाऊंगा आपको। सेकंड पैराग्राफ, पहले इसमें किसको डाउट है देख लो, ये फर्स्ट पैराग्राफ का क्वेश्चन है एग्जाम का, सेकंड पैराग्राफ का एग्जाम्पल नहीं है, वो मैं बनाऊंगा सेकंड पैराग्राफ का। अब देखो जरा सेकंड पैराग्राफ का पार्ट क्या है। मंथ है, लेट्स सी सितंबर 25, इसकी लायबिलिटी है 20 लाख, आईटीसी है 10 लाख। इसके अलावा मैंने 8 लाख का गलत आईटीसी लिया है, और रोंगली अवेल्ड आईटीसी के मैंने एग्जांपल आपको दे दिए थे 2 दिन पहले ही, कि जब मैं रोंगली अवेल्ड बोलूँगा तो आप समझ जाना उसमें से ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग में बुक के मैंने क्लास के बता दिया था रोंगली अवेल्ड का मतलब क्या होता है। ये रोंगली अवेल्ड है 8 लाख, ठीक है। अब ये मैंने सितंबर का पेमेंट किया है 20 अक्टूबर को, और वो पेमेंट मैंने ऐसे किया है
कि इस लाइबिलिटी को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, मैं 15 लाख कर देता हूँ, इसकी लाइबिलिटी को 15 लाख कर देता हूँ। 15 मैंने ऐसे पे किया, 10 लाख तो ये ले लिया और 4 लाख इधर से ले 5 लाख इधर से ले लिया, यानी टोटल करके मैं नीचे लिखता हूँ 18। 15 पे करना था, 15 पे करके 3 लाख मैंने बैलेंस निकाल दिया। ठीक है, 15 लाइबिलिटी है, 18 मेरा ITC है, कैश की तो जरूरत ही नहीं ना, हो गया एडजस्ट, 3 बच गया मेरा। अब ये बात गवर्नमेंट ने पकड़ ली 20 नवंबर को कि भाई ये 8 लाख का आपने ITC कैसे ले लिया, ये तो गलत है, वापस करो 8 लाख। तो मैंने कहा ठीक है जी, 8 लाख वापस कर देता हूँ। ठीक है, 8 लाख कैसे वापस करूँ, 3 लाख तो मेरा ये बैलेंस बचा हुआ है, यही ले लो, 5 अपनी जेब से दे देता हूँ जी, 3 ये ले लो, 5 कैश दे देता हूँ, आपका 8 पूरा हो गया। तो मुझसे इसका इंटरेस्ट तो निकालो, रोंगली अवेल्ड ITC का इंटरेस्ट तो निकालो। तो अब आप मुझे बताना सोच के, तो पॉइंट अपने आप समझ में आ जाएगा। ये 8 लाख पे 18% एक महीने का करूं या डेज का कर लो तो एक ही बात है, या 5 लाख पे 18% एक महीने का करूं, या 3 लाख पे 18% एक महीने का करूं। मैंने गलत अवेल किया 8 लाख, वो एक महीने के बाद गवर्नमेंट ने पकड़ाया, चाहे डेज लिख लो 30 31 जितने भी बनते हैं, मैंने 1/12 कर दिया सिंपल करने के लिए। तो मुझसे 8 लाख पे मांगेंगे या 5 लाख पे मांगेंगे या 3 लाख पे मांगेंगे, लॉजिकली सोचना आपको। कितने स्टूडेंट लगता है 8 लाख पे, कितने स्टूडेंट लगता है 5 लाख पे। देखो आधे बच्चे 8 लाख में, आधे बच्चे 5 लाख में हैं। कितना स्टूडेंट लगता है 3 लाख पे, 3 पे कोई नहीं है। दोबारा सोचो, सबका आंसर एक आना चाहिए, या तो सारे 8 बताओ या सारे 5 बताओ। सोच लो, मैं दोबारा बता रहा हूँ, लॉजिकली सोचना, आंसर आएगा। मैंने गलती से 8 लाख लिया है, जानबूझ के या गलती से, मतलब लिया तो है। गवर्नमेंट ने एक महीने के बाद पकड़ लिया, दिस इज द पीरियड फॉर विच wrongly availed ITC was kept with you. For this period, pay interest and also reverse it. तो आप सोचो 8 या 5, एक बार रीड भी कर लो यहाँ क्या लिखा है। सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ। अच्छा, इसमें तो साफ साफ लिखा ही हुआ है, इसको पढ़ के तो आप तुरंत समझ जाओगे। चलो कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ दो। अब बताओ कितने स्टूडेंट को लगता है 8 लाख, कितने स्टूडेंट लगता है 5 लाख। यस 5 लाख, लेकिन 5 लाख अभी हुआ है, 5 साल चलता रहा 8 लाख, गवर्नमेंट लेती रही, पब्लिक देती रही। तो पब्लिक के बार बार कहने पे गवर्नमेंट ने कहा समझ में नहीं आ रहा, अच्छा देखते हैं। फिर गवर्नमेंट ने कहा ओहो, तुमने 8 लेके हमारे लेजर में हमारे पास ही छोड़ दिया, इस्तेमाल तो आपने 20 अक्टूबर को 5 ही किया है। तो रोंगली यूटिलाइज्ड, रोंगली अवेल्ड को नहीं देखा जाएगा, रोंगली यूटिलाइज्ड को देखा जाएगा। दिस इज रोंगली अवेल्ड बाय यू बट नॉट यूटिलाइज, दिस 5 इज रोंगली यूटिलाइज्ड बाय यू। तो वर्ड डाल दिया अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड, उस फिगर के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, ना कि अवेल्ड के ऊपर। तो पहले ये था, अब जो पैराग्राफ हमने रीड किया ये बाद में आया है पैराग्राफ। तो इसमें लिखा है कि जो आप रोंगली यूटिलाइज करेंगे, अवेल्ड 8 है, यूटिलाइज 5 है, इंटरेस्ट उसके ऊपर लगेगा, रोंगली अवेल्ड के ऊपर नहीं, रोंगली अवेल्ड प्लस यूटिलाइज्ड के ऊपर लगेगा। तो ये पार्ट है। इसका क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में है, वो मैं आपको अगली क्लास में करवा दूँ। मैं आज क्वेश्चन पेपर लाया नहीं हूँ, जो अभी आए हैं 2 क्वेश्चन पेपर, उसमें से मैं करवा दूँगा। इसका पहले भी आए हुए हैं, उसमें से करवा दूँगा। ये पहले आप चेक कर लो मीनिंग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो इन्होंने, मैं से एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ तो आपको आ ही गई है। इन्होंने मेरी इस पॉकेट से 8 लाख निकाल के मेरी इस पॉकेट में डाल दिए। तो मैंने कहा इंटरेस्ट निकालो, इस पॉकेट से क्यों डाले। तो कह रहे सर पॉकेट तो दोनों आपकी हैं। मैंने क्या किया है, फिर उन्होंने कुछ दिन बाद इसमें से 5 निकाल के अपनी जेब में डाल दिया।
अब इंटरेस्ट 5 पे लगे कि 8 पे लगे, ये सेम इज हैपनिंग हियर। गवर्नमेंट की बुक्स में क्रेडिट लेजर में 8 आने से उसका क्या फ़ायदा हो, कुछ नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट की बुक्स में ही है, मेरी पॉकेट से निकल के मेरी पॉकेट में ही है। जिस दिन गवर्नमेंट से इसको निकाल के तुम यूज़ कर, तुम्हारी जेब से जाएगा, जेब में जाएगा, उस दिन इंटरेस्ट मांगेंगे। इसलिए इसको अमेंड कर दिया और ये पैराग्राफ इंट्रोड्यूस कर दिया, और इस पैराग्राफ में स्ट्रेट वे एग्जाम्पल भी देके दिखा रखा है। नहीं, इसको अभी हम मॉडिफाई करेंगे, पहले आप दोबारा रीड कर लो। एब्सोल्युटली इतनी बात पहले क्लियर होनी चाहिए, फिर वो और चेंज करेंगे, एक बार रीड करके देखो। इतनी बात तो क्लियर होगी ना, जितना यूज़ किया ना कि जितना अवेल किया। पहले इस पैराग्राफ को रीड कर लो, इसमें डाउट पूछ लो। यहां तक पहले किसी डाउट? ये बात तो आई थिंक क्लियर है ना। देखो, एवरीथिंग शुड बी करेक्ट, it should be exact, it should be more and more accurate, it should be accuracy to the extent of perfection। और यहाँ तक जाने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो 1717 को जीएसटी बन गया, लेकिन गवर्नमेंट सेज एजुकेटेड पीपल विल बी यूजिंग इट, एंड एजुकेटेड पीपल मीन्स हर जगह पे आपकी कमी निकाल देंगे। एजुकेटेड पर्सन का काम है हर चीज़ में वो बता देगा, इसमें ये कमी, इसमें ये कमी, ये तो ये गलत है, वो तो वो गलत है, वो तो वो गलत है। लॉजिक के साथ बता रहा है तो ठीक तो करना पड़ेगा। तो ये 7 साल हो गए इसको ठीक होते को, और इनकम टैक्स एक्ट 61 से आज तक ठीक हो रहा है। इसको मारा काटा, अब आएगा नया, वो अगले 20 सालों तक ठीक ही होता रहेगा। इतने अमेंडमेंट आएंगे, इतने अमेंडमेंट आएंगे, इतने पढ़ाने वाले के भी हाथ खड़े और पढ़ाने वाले के भी हाथ खड़े। इनकम टैक्स इस समय पढ़ाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, वो करेक्ट हो चुका है। और जीएसटी पढ़ाने में तो अभी ये पढ़ाया है, अगले बैच में इसका कुछ और आ जाएगा। जो मैंने अभी आपको बताया ना, मैंने आपको बोला नहीं, उसमें भी गलती है। मैंने बोला नहीं आपको कि जब वो ठीक नहीं हुई, जब ठीक होगी तब की बात करें, जबकि वो गलत है, मुझे पता है। इससे पहले वाला अभी बता दूँगा मैं आपको, वो भी ठीक होना चाहिए। हो जाएगा कभी, जब ठीक होगा तब बात करेंगे। ये वाला कि नहीं कह रहा मैं, इससे पहले मैं दोबारा बता दूंगा, पहले इसको देख लो, आप मिक्स नहीं करेंगे। ये तो बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है भाई, जितना आपने यूज़ किया। ठीक है, पहले इसमें डाउट बताओ। हाँ जी, कुछ बोलो। पहले वाला पूछ रहे हो आप, ठीक है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। देखो, कैच किया ना, जो एजुकेटेड क्लास का क्या है, वो कभी भी किसी बात से सेटिस्फाई नहीं होते। हर एक में सोचते रहेंगे, नए नए आइडियाज़ देते रहेंगे। एंड गवर्नमेंट से ये एजुकेटेड क्लास है जो हमें काम नहीं करने देती। देखो, 100 अनपढ़ लोग हैं, उनकी मीटिंग करवाओ। किसान यूनियन, राकेश टिकैत जी ने कह दिया बात खत्म होगी, सब एग्री कर गए। 100 चार्ट अकाउंटेंट की मीटिंग करवा लो, 100 मीटिंग करवा लो, दे विल नॉट बी एग्रीएबल। नहीं, ये तो गलत है, ये गलत है। मैं बताता हूँ कैसे गलत है, ये रहा। फिर जो उसने बताया दूसरा कहेगा तुम्हारे वाले में भी गलती है, मैं बताता हूँ कैसे। वो कभी ठीक नहीं होगा, कभी कोई काम नहीं होगा। पढ़े लिखे लोग कोई काम नहीं कर सकते, यही काम कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं। ये मैं दूसरा एस्पेक्ट बता रहा हूँ आपको। अच्छी बात भी है, अच्छी बात नहीं भी है। मतलब एक प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, यार सबने कह दिया ना, चलने देना, होने देना इस काम को। नहीं, इसमें तो ये है, उसमें तो वो है, उसमें तो वो है, इसमें तो है। ठीक है, वो जो ये बात कह रही है ना, शायद तुम वही बात कह रहे हो जो मैं बात कह रहा हूँ। मैं अभी आपको बता देता हूँ, देखो एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने 20 सितंबर 25 को रिटर्न फाइल की। 10 लाख, 2 लाख, 8 लाख, हिसाब बराबर। फिर उन्होंने बाद में डिमांड निकाल दी 30 सितंबर 25, 16 लाख रुपया और लाओ। मेरे क्रेडिट लेजर में है 10 लाख, इसमें है 6 लाख कैश में, 16 लाख दे दिया। वो कह रहे हैं 16 लाख पे इंटरेस्ट निकालो। यही किया था ना इससे पहले हमने। इसके बाद नई डिमांड दोनों पे लगेगा, करेक्ट और नॉट। पर्सन कह रहा है 10 लाख तो मुझे आपसे लेना ही है, उस पर किस बात का, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, बाद में डिमांड निकाली है, मुझे लेना तो है।
इस पे क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो, इंटरेस्ट तो इसी पे बनेगा। तो गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ सेइंग हमें नहीं पता तारीख मिला है, गवर्नमेंट शुड से बताओ ये टेस्ट स्टडी कौन सी डेट को मिला था तुम्हें। वो कह रहे हैं जी 26 सितंबर को, तो ठीक है 20 से 26 तक का ये इंटरेस्ट निकालो, उसके बाद का छोड़ दिया और बाकी कैश में निकालो। है नहीं है, मेरे हिसाब से होना चाहिए। भाई 26 तारीख को मुझे क्रेडिट मिला, 26 तारीख से मुझे आपसे लेना है, तो उसका इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। हाँ 20 से 26 तक ले लो जब नहीं था। तो मेरे हिसाब से अब मान लो इसका रिप्रेजेंटेशन बना के भेज दे, 2-4 रिप्रेजेंटेशन को बॉदर नहीं करते। जो 20-25 हज़ार रिप्रेजेंटेशन आ जाए तब वो देखते हैं 20-25 हज़ार लोग क्या कह रहे हैं, लाओ जरा दिमाग लगा के देखते हैं क्या कह रहे हैं, सोचते हैं। फिर एक्सपर्ट्स के ग्रुप के पास जाएगा, फिर वो सोचेंगे फिर इसकी क्या रेमेडी हो, क्या फिर वो सोचेंगे, तो इट विल टेक ईयर्स टुगेदर, करेक्शन आ जाएगा। इसको मत सोचना ये जो है ही नहीं एक्ट में, वो तो मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। आप तो इसी को सोचना जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, ये वाला कहाँ गया, यही वाला तो था, मुझे इसी में और बताना है। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ थोड़ा और चेंज करके आया। वो ये कह रहे हैं कि उस बंदे ने रिटर्न, क्या फिगर ली थी मैंने, हाँ 20 अक्टूबर को मैंने रिटर्न भर दी थी, 20 नवंबर को गवर्नमेंट ने पकड़ा था मुझे और 1 महीने का इंटरेस्ट मांग रहे थे 20 नवंबर को। लेकिन मैंने ये रिटर्न 20 अक्टूबर को भरी नहीं, मैंने 25 अक्टूबर को भरी। तो मैंने गवर्नमेंट को कहा मैंने तो ये पैसा 25 अक्टूबर को यूज़ किया, तुम्हारा 5 लाख 15 था, 10 और 5 इसमें से लिया, तो 5 मैंने कब यूज़ किया, 25 को। तो यूटिलाइज्ड इज ऑन 25, तो अब में से 25 से लेके और वहाँ तक का इंटरेस्ट लो, 20 से क्यों ले रहे हो। तो आप बताओ 20 से लगना चाहिए, 25 से लगना चाहिए। गवर्नमेंट से जब आप लेट रिटर्न भरते हो तो हम आपसे इंटरेस्ट सिर्फ कैश कंपोनेंट पे मांगते हैं, कैश पे मांगते हैं, क्रेडिट पे नहीं मांगते। तो जो 5 दिन का जो आपका अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट बनता है। क्यों, क्योंकि अगर ड्यू डेट पर आप इसे पेमेंट करते तो 20 तारीख से बनता, आप लेट हो गए और लेट होने पर हमने आपसे जो आपका टेस्ट रेट था उसका इंटरेस्ट तो लिया ही नहीं। इससे पहले वाला पार्ट हमने सिर्फ कैश कंपोनेंट पे लिया है, तो 5 दिन का इंटरेस्ट हमने छोड़ दिया ना, वो 5 दिन का भी तो चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। तो प्रोविजन क्या लिख दिया, इफ़ दे हैव फाइल्ड 3B लेट, इंटरेस्ट डेट ऑफ यूटिलाइजेशन shall be considered to be the due date or the actual date whichever is earlier। ये प्रोविजन है। दोबारा बोलता हूँ, देखो रिटर्न मैंने 20 को नहीं भरी, 25 को भरी, तो अगर इसमें कुछ पेमेंट देना होता तो वो इंटरेस्ट सिर्फ कैश कंपोनेंट पे चार्ज करते, क्रेडिट कंपोनेंट पे चार्ज नहीं करते। ये बात अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, करेक्ट और नॉट। अब यहाँ से अगर मैं कहता हूँ यहाँ तक लो, तो गवर्नमेंट से ये जो 5 दिन है रियलिटी में तो तुम्हें यहाँ पे करना था, ये तो तुम लेट हो गए हो। और लेट होने पर हमने क्रेडिट वाले अमाउंट पे तुमसे इंटरेस्ट नहीं मांगा, हमने कैश वाले पे मांगा है। अगर हम इस 5 दिन का क्रेडिट वाले कंपोनेंट पे मांग लेते तो फिर तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो जाता। हमने क्रेडिट वाले कंपोनेंट पे तो मांगा ही नहीं ना, और आपकी ड्यूटी थी यहाँ देने की। लेट होने पर इंटरेस्ट हमने कैश में लिया, क्रेडिट पे कहाँ लिया। इसका मतलब आपका यूटिलाइजेशन डेट ये मानी जाएगी, इन अदर वर्ड्स द ड्यू डेट और द एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है आपकी बार जो एग्जाम में आया हुआ है, उसकी डेट भी ऐसा ही है, 3-4 दिन का फ़र्क है कि बताइए इंटरेस्ट कैलकुलेट कहाँ से होगा, विच एवर इज अर्लियर से होगा। तो बेटर ये है, इस पार्ट को अभी एक बार आप छोड़ दो। मैं अगली क्लास में पहले एग्जाम का क्वेश्चन कराऊंगा आपको, फिर इसको ब्रीफली डिक्टेट भी करवा दूंगा, फिर एक एग्जाम्पल भी लिखवा दूंगा, उसके बाद दोबारा डिस्कस करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि एग्जाम का जब क्वेश्चन होता है तो स्टूडेंट ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा एग्जाम में आया, अच्छा फिर तो कर लेंगे, अच्छा सर ने अपने आप बनाया, छोड़ो इसको रहने दो। तो ये भी मैंने देखो एग्जाम का डाल रखा है, वो एग्ज़ाम वाले में निकाल लाऊंगा 2-3 क्वेश्चन जितने भी है, सिर्फ एग्ज़ाम वाले ही करवा दूंगा आपको। उसमें खाली इतना ही पूछा और कुछ नहीं पूछा हुआ है, मिक्स कुछ नहीं है, यही बात है। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करवाया हुआ है, ठीक है।
तो मैं अगली क्लास में ना ये सारा दोबारा करवा दूंगा आपको, और पहले वाला भी रिपीट करवा दूंगा इंटरेस्ट का, और वो क्वेश्चन भी करा दूँगा। अभी तो सिर्फ ये ध्यान रखना, डेट ऑफ यूटिलाइजेशन, अगर ड्यू डेट को ही आपने पेमेंट कर दिया है तो ये डेट ऑफ यूटिलाइजेशन है। अगर आपने ड्यू डेट को नहीं बाद में किया है तो दिस और दिस विच इज अर्लियर, इन अदर वर्ड्स अगेन, ये मानी जाएगी। फिर इसमें मैं बाद में ऐड करूँगा, मान लो ड्यू डेट से भी पहले कर दिया है, 18 तारीख को ही पेमेंट कर दिया, तो वो डेट मानी जाएगी, क्योंकि 18 को भर दिया तो वो मान जाए। क्या लिखा है, ड्यू और एक्चुअल विच इज अर्लियर, यहाँ पे विच इज अर्लियर ये रहा, 18 को भर दिया, ड्यू और एक्चुअल विच इज अर्लियर 18, तो 18 से लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको अगली क्लास में करेंगे हम। अभी तो आप एक बार रफली सारा चैप्टर रीड करें, तो अगली क्लास में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, इस सारे को कवर करके पूरे को फिनिश कर लें। अच्छा, एक टेस्ट भी तो रखा था हमने जीएसटी का, वो अगली क्लास में है, ओरल टेस्ट, सारा पार्ट याद करके आना अगली क्लास। ओके, थैंक यू। इतना कर लेते हैं बस, फिर बाकी नया तो क्या आप स्टार्ट करेंगे।